नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भाई बहनों, दिव्य सज्जनों। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? कम ऑन, मेक सम नॉइस। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल, गाइस एंड गर्ल्स? क्या मैं आप व्हाट इज दिस? हाँ जी। क्या हो गया इसको? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? मेक सम नॉइस, गाइस एंड गर्ल्स, इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, कम ऑन। एक बार मैं यूट्यूब पे जरा कंफर्म कर लूं। हम्म, बहुत ही जल्द मुझे पता चल जाएगा। एक सेकंड दे दो बस। यस, आई थिंक वी आर लाइव। हाँ, ऑडियो भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, जबरदस्त ऑडियो वीडियो एकदम झकास क्लियर। यूट्यूब पे क्या मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? और यहाँ पेड प्लेटफॉर्म में, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, प्ले पेड प्लेटफॉर्म में भी क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? बहुत ही बढ़िया, बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भाई बहनों, देवी सज्जनों। मेरा नाम है आदर्श जोशी और आप लोग देख रहे हैं एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल, या आप एकाग्रता सीए के क्लासेस देख रहे हैं अड्डा 247 ऐप के ऊपर। तो अगर आप लोग ये क्लासेस देख पा रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करने वाले हमारे मतलब जो हमारा डेफिनेशंस पार्ट चल रहा था वो हम कंटिन्यू करने वाले, कंप्लीट करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टुडे वी आर अबाउट टू स्टार्ट, एंड विच इज नेटवर्थ। भाई साहब, बहुत लोगों ने आपको बोला होगा कि तेरी नेटवर्थ कितनी है, या बहुत लोगों की नेटवर्थ के बारे में आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, सोचा होगा कि व्हाट इज द नेटवर्थ ऑफ अडानी। ऐसा होता है ना कुछ लोग, जैसे पता नहीं आपने किया कि नहीं, बट जब मैं वेला होता हूं ना तो मैं ऐसे करता हूं, नेटवर्थ ऑफ अंबानी। अरे मतलब ऐसा मजा आता रहा। देखो इधर लिखा है 11,480 करोड़ डॉलर्स। भाई साहब, इतने ज्यादा जीरोस तो मुझे पढ़ते भी नहीं आते जितने यहाँ पे लिखे हैं। खैर, ये नेटवर्थ अलग है। मैं भी नेटवर्थ ऑफ से फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज देखूं तो फिर अब यहाँ पर मामला कुछ और हो जाएगा। जैसे ये जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज बोलती है दे हैव अ नेटवर्थ ऑफ 6.6 ट्रिलियन इंडियन रुपीज इन फाइनेंशियल ईयर 2023। आप देख रहे हो कि इनका नेटवर्थ कितना है? 6.6 ट्रिलियन इंडियन रुपीज का। नहीं नहीं, डॉलर नहीं है भाई, डॉलर अति हो जाएगा जरा। ठीक है, डॉलर वाइज अगर आपको जाना है तो एज ऑफ अगस्त 2024 रिलायंस हैज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 238.54 बिलियन डॉलर्स। यस, टोटल एसेट उनकी 210.59 बिलियन डॉलर्स है। खैर कोई नहीं। तो आप लोगों ने अभी नहीं किया होगा तो आज आपने कर लिया, और आपने ऐसे लोगों की नेटवर्थ देखने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, लोगों की नेटवर्थ देख के जल जाते हैं हम लोग, बात सही है। नहीं, मेरी नेटवर्थ छोड़ो रे, मेरी नेटवर्थ छोड़ो। मुझे कहाँ कंपेयर कर रहे हो इन सब लोगों में? मैं अब ठहरा गरीब बेचारा, है ना, 100-200 रुपए की नेटवर्थ लेके घूम रहा हूँ, मेरा क्या छोड़ो। तो ये जो नेटवर्थ हम लोगों की देखते बैठते हैं, कंपनीज की नेटवर्थ, आइए आज समझते हैं कि नेटवर्थ एक्चुअली कैलकुलेट कैसे की जाती है। अरे रे रे, खुशी बेटा, ये सब क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो ये? चलो, 6 समथिंग है क्या? 6 रुपीज बोल रहे हो क्या सौरभ? तो आइए आज देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्थ। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। नेटवर्थ की डेफिनेशन एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दे रखी है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, जो कहता है डेफिनेशन नेटवर्थ मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, सबसे पहले एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, all reserves created out of the profits। और उतना ही नहीं तो उन्होंने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी इसमें ऐड कर दिया। एंड कहते हैं डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर वहां पर भी पैसा है तो आप इसमें ऐड कर दो। सर माइनस क्या क्या करना है? सर डिडक्ट करना है फ्रॉम एग्रीगेट वैल्यू एनी एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर आपके कुछ अभी तक के एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, हम उसको माइनस कर देंगे।
कुछ डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स अगर होंगे, डेफर्ड एक्सपेंडिचर मतलब बड़े एक्सपेंडिचर हमने डेफर किया कि हर साल उसको थोड़ा थोड़ा करके अकाउंट फॉर करेंगे, या कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगे जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किए गए हैं जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो उन सबको हम माइनस करेंगे। तो ऑल एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर विच आर नॉट रिटर्न ऑफ, हम ये सब माइनस करेंगे जो ऊपर की एग्रीगेट अमाउंट है उसमें से। ठीक है, याद रखना डज नॉट इंक्लूड इन द नेटवर्थ, कौन से, तो बोलते हैं रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमलगमेशन। तो अगर अमलगमेशन रिजर्व्स है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट करके रिजर्व बनता है, या डेप्रिसिएशन को राइट बैक कर रहा है, सर ये सारी चीजें रिजर्व्स में कैलकुलेट नहीं होती। तो ऊपर जो मैंने ऑल रिजर्व्स ऐड किए हैं उसमें से अगर मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह होगा तो वो माइनस कर दूंगा अगर एडेड होगा तो, और अगर एडेड नहीं है तो आई विल नॉट एड एनी अदर काइंड ऑफ रिजर्व लाइक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, मे बी फॉर अमलगमेशन रिजर्व, और मे बी राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये सारी चीजें मैं ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसने बोला नेटवर्थ कैसे निकाले, तो बोलता है सबसे पहले एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, क्या क्या करना है, पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, ऑल रिजर्व्स, तो मैंने यहां पे कर दिया रिजर्व्स, और रिजर्व्स के ऊपर मैंने डाल दिया स्टार। ठीक है, फिर मैंने उसमें कर दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ऐड कर दिया। ठीक है, एंड अगर वहां पर क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल है तो हमने उसको भी यहां पे ऐड कर दिया, ये सब हमने ऐड कर दिया। अब इसमें से फिर हमें माइनस करना है, सर क्या माइनस करना है, यहां से हमको माइनस करना है एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर होंगे तो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कोई आपके डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, अगर आपके कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है जो आपने अभी तक लिखे हुए नहीं है, राइट ऑफ नहीं किए, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, तो वो सब आपको माइनस करना है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है फॉर नेटवर्थ। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। अब यहां पर रिजर्व्स के बारे में याद रखना, रिजर्व्स मैंने आपको स्टार भी करवाया था, डज नॉट इंक्लूड, नॉट टू इंक्लूड, है ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व या राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन, या अगर आप देखेंगे तो यहां पर वो भी आ जाएगा अपना राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन, हाँ एमलगमेशन रिजर्व भी आ जाएगा, अमलगमेशन से बनने वाले रिजर्व्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग रिजर्व्स में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ रिजर्व्स ऐड करेंगे विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। अब क्या सर यहां पर हमें एक्चुअली बैलेंस शीट दी जा सकती है, यस दे कैन गिव यू एन बैलेंस शीट एंड आस्क यू टू कैलकुलेट द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी एज वेल, और एल्स दे कैन ऑल्सो आस्क यू सम क्वेश्चन लाइक दिस। ये वाला क्वेश्चन देखना, एग्जाम्पल ध्यान से देखना, the statutory auditor of a company were required to issue a certificate on the net worth of the company as per requirement of the management on 30th September 2020, computed as per the provision of section 2 clause 57 of the Companies Act 13. The company had fair valued its property, plant and equipment in the current year, which was mistakenly taken into retained earning of the company in its books of account. अब यहां पर क्वेश्चन में एकदम क्रिस्टल क्लियर में लिखा हुआ है क्या, कि इन लोगों ने अपने प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट को रीवैल्यू किया, फेयर वैल्यू पे लाए, और फेयर वैल्यू पे लाने की वजह से जो भी उनका गेन हुआ होगा ऑन पेपर वो हमने हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड कर दिया है। ठीक है, एडवाइज वेदर दिस फेयर वैल्यूएशन वुड बी कवर्ड इन द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट। बताइए क्या ये फेयर वैल्यूएशन आपको लगता है कि रिजर्व्स केस में आना चाहिए? शुड दिस अमाउंट बी कैलकुलेटेड और एडजस्टेड और एडेड इनटू द रिजर्व्स? तुम लोग की कमेंट अभी देखी मैंने, क्यों बेचारे अंबानी को तुम मतलब मजबूर कर रहे हो कि वो यहाँ पे आके मुझे कुछ भूल कर जाए? सर नहीं होनी चाहिए, बट अब आपने ऑलरेडी ऐड कर दिया है तो क्या मुझे डिलीट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा? आंसर इज यस। अगर आपने नेटवर्थ कैलकुलेट करते हुए रिजर्व में ये ऐड कर दिया था तो आपको ये रिजर्व में से माइनस करना है, ये रिजर्व का पार्ट नहीं बनेगा। सो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 57, any reserves created out of revaluation of asset doesn't form part of the net worth. The company fair valued its PPE
and took that to the retained earning. Even if the company has taken the fair valuation to the retained earning in its books of account, the resultant credit in reserve would be in the category of reserve credited out of revaluation of asset, which is specifically excluded in the definition of net worth and hence should be excluded by the company. ठीक है. हाँ, एक बात वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज ध्यान रखना, ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर, वेरी इंपॉर्टेंट, द मैटर रिलेटेड टू अकाउंटिंग ऑफ दिस रिजर्व सेपरेटली एट द टाइम ऑफ ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. जब आप ऑडिट करने आओगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट का, तब आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है और आपको ऑडिट करते वक्त ध्यान रखना है कि सर इन्होंने अपने असेट्स को पीपीई को फेयर वैल्यू किया और उसकी वजह से रिजर्व क्रिएट हुआ है. सो आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट में इसके बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए. तो एक ध्यान रखने वाली बात हमने आपको बता दी. ओके, तो ये था हमारा नेटवर्थ. इसके पहले की सारी डेफिनेशंस हो रखी थी ना, मैं एक बार जस्ट क्विकली चेक कर लेता हूं. आई थिंक यस, इसके पहले कि हमने सारी की सारी जो डेफिनेशन है वो कर रखी है. ठीक है, तो अभी हम लोग अच्छे खासा डेफिनेशंस में आ गए यार. मतलब आप देखो ना कितनी डेफिनेशंस हम पढ़ लिया यार, मजाक मजाक में. सोचो, अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट. ये सब बाद में करेंगे, रुको. हाँ, यहां तक आप आ गए. ठीक है, अब हम करने वाले नोटिफिकेशन. मैं इसको टिक मार रहा हूं, नेटवर्थ हमारा हो चुका है. अब जब किसी की नेटवर्थ चेक करोगे तो आपको पता रहेगा कि कितना हमने नेटवर्थ मतलब क्या. ठीक है, नोटिफिकेशन बोले तो क्या सर? देखो, नोटिफिकेशन के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो नोटिफिकेशन तो मैंने कई बार बताया आपको. सर क्या होता है नोटिफिकेशन? सर जो ऑफिशियल गैजेट में जाता है वो नोटिफिकेशन है. ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया बताया था ना, e-gadget.nic.in. यस, हैव आई नॉट टोल्ड यू? यस, बताया था आपको. तो ई गैजेट का वेबसाइट भी दिखाया मैंने आपको. ई गैजेट, ये देखो, ई गैजेट दिखाया ना. अरे ये वेबसाइट ना आईपैड के लिए नहीं बनी है, इसको डेस्कटॉप वेबसाइट करके देखना पड़ता है. ये बेटा ई गैजेट है. ठीक है, इसमें ये जो दिख रहा है ना, ये नोटिफिकेशन है. दिख रहा है, गैजेट आईडी दिख रहा है यहाँ पे, नोटिफिकेशन है. तो यहाँ पर जब भी कोई चीज़ नोटिफाई हो जाती है तो आपको यहाँ पे दिखेगा. इंडियन स्टैंडर्ड्स भी है, देखो, इंडियन स्टैंडर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब के नोटिफिकेशन है. यहां पर जब एक बार कोई चीज नोटिफाई हो जाए तो वो आप पे और मेरे पे, हम सब पे एप्लीकेबल हो जाती है. सो नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट एंड एक्सप्रेशन नोटिफाइड टू बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली. तो नोटिफाई मतलब वही ऑफिशियल गैजेट में जब पब्लिश होता है तो उसको नोटिफिकेशन कहते हैं. नेक्स्ट है ऑफिसर. अब थोड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, ध्यान देना. ऑफिसर का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऑफ कोर्स हम लोग कंपनीज एक्ट देख रहे हैं तो हम लोग इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी देखेंगे. सो ऑफिसर इंक्लूड्स, यानी कि इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एनी डायरेक्टर, मैनेजर और केएमपी. बताइए बेटा, केएमपी का डेफिनेशन कौन बोल पाएगा बिना देखे? इस क्लास में है कोई टैलेंटेड बच्चा? नहीं, देख, अगर तुम देख रहे हो तो फिर वेस्ट है, फिर रहने दो. बिना देखे कोई ट्राई करना चाहेगा? एनीवन? यू कैन रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू ट्राई. अभी तक हैंड रेज नहीं, मतलब तुम लोग पेज पलटा रहे यार, मतलब रिवीजन नहीं कर रहे हो, है ना. देखो, इंटरमीडिएट में फाउंडेशन वाली गलती अगर आप करने वाले हो तो बहुत बुरी तरह से पिट जाओगे बेटा. इंटरमीडिएट में आपको जरा रिवीजन पे फोकस करना है. ठीक है, हाँ बेटा, केएमपी पूछ रहा हूं मैं, की मैनेजरल पर्सनल मतलब क्या? उसको याद ही नहीं है कि मैंने ये डेफिनेशन पढ़ाई है. सीईओ, एमडी, मैनेजर, सीएस, सीएफओ, any officer not below one level of directors designated as KMP or any other officer as may prescribe. As such, no other officer is prescribed. क्या? नहीं यार, गलत है, गलत है, गलत है ये. ऊपर आओ, पेजेस पलटो अपने लाइफ के, पेजेस पलटो. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये रहा केएमपी. क्या है? पहले सीईओ, एमडी, मैनेजर, फिर सीएस, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ,
any other officer not below one level of director who is in whole time employment has been designated as KMP और any other officer prescribed, अभी तक अदर कुछ prescribed नहीं है। मैंने बोला भी था कि ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे बोला भी था इसको स्टार करो, इसको रीड करना, रिवाइज करना, ये हमारे इसमें वापस आएगा। भाई केशव कैसा करेंगे, पढ़ना पड़ेगा ना, बार बार पढ़ना पड़ेगा। अभी तो तुम लोग का इतना कोई ये भी नहीं चल रहा है ऐसे बहुत हार्डकोर, जस्ट क्लास शुरू हुई है तो तुमको मल्टीपल रिविजन्स रीडिंग्स करनी पड़ेगी। डे 1 से हार्ड वर्क लगता है बेटा सीए में। हाँ सीए इंटर है, मजाक नहीं है। या आप एक बार देख लो जिसको नहीं याद है, सीईओ और एमडी और मैनेजर, उसके अलावा सीएस ऑफ द कंपनी, डब्ल्यूटीडी ऑफ द कंपनी, सीएफओ ऑफ द कंपनी, any other officer not below one level of directors who is in whole time employment and has been designated as KMP by the directors or any other officer prescribed, कोई other officer अभी तक prescribed नहीं है। 6 लोग KMP के डेफिनेशन में आते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर जब मैं आपको ऑफिसर पढ़ा रहा हूँ कि सर ऑफिसर मतलब क्या, तो कहता है कि सर सबसे पहले तो ऑफिसर मतलब एनी डायरेक्टर, एनी मैनेजर और KMP। ठीक है, आई अंडरस्टैंड KMP में भी डायरेक्टर मैनेजर्स आ रहा है, बट आपको डबल इंक्लूजन से कोई टेंशन की बात नहीं है। और एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विथ हुज ADI एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एनी वन और मोर ऑफ द डायरेक्टर इज और आर अकस्टम टू एक्ट। तो ऑफिसर में वो व्यक्ति भी आएगा जो हो सकता है आप कोई पोस्ट लेकर ना बैठा हो, हमारे मतलब कंपनी में कोई पोस्ट लेकर नहीं बैठा है वो बंदा, मगर वो जो भी बोलता है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुनते हैं, उसके डायरेक्शंस के हिसाब से काम करता है, उसकी एडवाइस मान मान के काम करता है, तो फिर उसको हम ऑफिसर बोल देंगे। सर आप क्यों इतने उतावले हो रहे हो लोगों को ऑफिसर बनाने के लिए? बेटा जब मैं लोगों को ऑफिसर बनाऊंगा तभी तो उनको फिर ऑफिसर इन डिफॉल्ट बना पाऊंगा। तो ऑफिसर बनाने की मेरी जो अभी आपको दिख रही है ना उत्साह, जो मैं इतना उत्साहित हूं कि लोगों को ऑफिसर बनाए, वो क्यों? क्योंकि वो लोग अगर ऑफिसर बनेंगे तो आगे जाके अगर कुछ गलत काम करते हैं, कोई ढंग का काम नहीं करते, तो मैं उनको फिर ऑफिसर इन डिफॉल्ट भी तो बना पाऊंगा। दोस्त समझ रहे हो ना तुम लोग? आओ ऑफिसर इन डिफॉल्ट को समझते हैं। सो फॉर द पर्पज, अब ये इसको मैं पहले ही बोल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो। ठीक है, अब एटलीस्ट ये बोलने के बाद तुम इसको एक बार रीड करना, रिवाइज करना, और अब मैं पढ़ा रहा हूं तो ध्यान से सुनना। ठीक है, हाँ जी मुस्कान बेटा मैंने नोट्स दे दिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, आप वहां से ले सकते हैं, ड्राइव पे भी अपलोड कर दूंगा। ओके, ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। नाउ फॉर द पर्पज ऑफ एनी प्रोविजन इन दिस एक्ट which enacts that an officer of the company who is in default shall be liable to any penalty or punishment by way of either imprisonment or fine or otherwise। तो जब भी बोले इस एक्ट को आप पढ़ रहे हो और इस एक्ट को पढ़ते हुए किसी भी सेक्शन के नीचे बोले, अगर आपको बोलता है कि ऑफिसर अगर आपके कंपनी का है जो लाइबल है, जिसने डिफॉल्ट किया है, जिसने गड़बड़ किया और वो लाइबल है पेनल्टी के लिए, फिर वो चाहे पेनल्टी में इंप्रिजनमेंट भेजा जाए, फाइन हो या कोई भी हो, बोथ भी हो सकता है कि जेल भी भेजेंगे फाइन भी लेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। तो बोलते हैं ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ये नीचे में से कोई भी लोग हो सकते हैं। मैंने कहा कौन कौन? सबसे पहले बोले होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ऐसा डायरेक्टर जो होल टाइम हमारे कंपनी के लिए काम कर रहा है। मैंने कहा ओके सर। नेक्स्ट है की मैनेजरल पर्सनल। मैंने कहा ठहरो ठहरो, की मैनेजरियल पर्सनल के डेफिनेशन में ऑलरेडी होल टाइम डायरेक्टर आता है और आप यहां पर ऊपर भी होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड कर रहे हो, तो होल टाइम डायरेक्टर 2 बार इंक्लूड हो गया। बेटा होल टाइम डायरेक्टर आपके केएमपी में आए चाहे ना आए, हर होल टाइम डायरेक्टर यहां पे ऑफिसर इन डिफॉल्ट की लायबिलिटी में आ सकता है। डबल इंक्लूजन डज नॉट रिजल्ट इनटू एक्सक्लूजन। होल टाइम डायरेक्टर्स आर अ पार्ट ऑफ बोथ द डेफिनेशन, दे आर केएमपीज ऑल्सो एंड दे आर ऑफिसर इन डिफॉल्ट ऑल्सो। ठीक है, सो होल टाइम डायरेक्टर केएमपी। अब इंपॉर्टेंट बात, सर व्हाट इफ हमारे कंपनी में कोई की मैनेजरियल पर्सनल नहीं है? नहीं है, देयर इज नो की मैनेजर। सर सीईओ एमडी मैनेजर नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, सीएफओ नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो 1 लेवल ऑफ डायरेक्टर्स हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड इज डेजिग्नेटेड एज सच बाय द बोर्ड नहीं है।
अगर आपकी कंपनी में केएमपी नहीं है तो क्या आप गुनाह करके बच जाओगे? आंसर इज नो। अगर आपकी कंपनी में केएमपी नहीं है, देन सच डायरेक्टर और डायरेक्टर्स as specified by the board in this behalf who has or have given his or their consent in writing to the board to such specification। और इसके आगे का लास्ट में पढ़ता है, बोलते हैं कि सर अगर कोई पर्टिकुलर लॉ आपने तोड़ा है, मैं उसके लिए ऑफिसर इन डिफॉल्ट देखने आ रहा हूं। मैंने कहा कि कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल ठहराओ, आपने कहा होल टाइम डायरेक्टर नहीं है। मैंने कहा कंपनी के केएमपी को रिस्पॉन्सिबल ठहराओ, आपने कहा कंपनी में केएमपी भी नहीं है। मैंने कहा ये पर्टिकुलर काम करने की जिम्मेदारी किसी को तो दे रखी होगी, कोई तो डायरेक्टर होगा जिसने इन राइटिंग अपना कंसेंट देके बोला होगा कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर मतलब सेक्शन को कंप्लाई करूंगा, तो उसको आप एटलीस्ट सजा दे दो। और अगर आप कहते हो कि हमारे पास वो भी नहीं है, देयर इज नो पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड डायरेक्टर एज सच, नो स्पेसिफाइड डायरेक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, तो बेटा ऐसे में तो फिर मुझे आप सबको पकड़ना पड़ेगा, ऑल द डायरेक्टर्स इफ नो डायरेक्टर इज सो स्पेसिफाइड। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, डिफॉल्ट किया है तो मुझे किसी ना किसी ऑफिसर के साथ मतलब उसको पेनल्टी तो लगानी है, मैं छोड़ूंगा तो नहीं। ठीक है, तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट मतलब इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन में अगर कहीं कोई पनिशमेंट या कोई पेनल्टी या कुछ बोला गया है कि अगर उस बंदे को दी जाएगी जो बंदे ने डिफॉल्ट किया है, तो हमारे कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं, केएमपी हो सकते हैं। अगर केएमपी नहीं है तो कोई स्पेसिफाइड डायरेक्टर हो सकता है, और अगर स्पेसिफाइड डायरेक्टर भी नहीं है तो सारे डायरेक्टर्स को, सारे के सारे डायरेक्टर्स को हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट बोलेंगे। सर इसका मतलब समझते हो? सर अगर आपके सेक्शन में लिखा है दैट ऑफिसर इन डिफॉल्ट विल बी लायबल टू ऑफ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज, और आपके कंपनी में अगर 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कोई होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, कोई केएमपी नहीं है, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्टर नहीं है, तो आपके ये 12 के 12 जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट हो जाएंगे। इसका अर्थ ये होता है बेटा कि जो 10,000 की पेनल्टी है ये 12 के 12 लोगों पे लगेगी और 1,20,000 रुपए इनसे रिकवर किए जाएंगे। समझ में आया क्या आप? यानी ये 12 के 12 डायरेक्टर्स को 10,000 रुपीज पर पर्सन देना पड़ेगा। सो जब भी याद रखना ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कोई भी जब पेनल्टी होती है ना, 5,000 रुपीज फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट, दैट 5,000 रुपीज इज पर ऑफिसर इन डिफॉल्ट। और आपके केस में तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जा रहे हैं, तो सारे के सारे डायरेक्टर्स यहाँ पे ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे और सबको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? अरे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता यहाँ पे खुशी मैडम, यहाँ पे नहीं है कोई कंट्रीब्यूशन, सबके सब यहां पर जाएंगे, सबके सब यहां पर जाएंगे। देयर नेक्स्ट, एनी पर्सन हु अंडर द इमीडिएट ऑथोरिटी ऑफ द बोर्ड, कोई ऐसा बंदा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जस्ट ऑथोरिटी के अंदर है या किसी की मैनेजरल पर्सनल के जस्ट ऑथोरिटी के अंदर है, और उसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, बोला था कि भाई मेंटेनेंस, फाइलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, ये सब करने की जिम्मेदारी आपकी है। क्या बोला मैंने? कोई एक बंदा है, से फॉर एग्जांपल खुशी है, खुशी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जस्ट नीचे आती है, मतलब खुशी रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो खुशी इज नॉट अ डायरेक्टर बट खुशी हैज बीन चार्ज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग, फाइलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, एंड खुशी ऑथोराइजेस और खुशी एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन और खुशी नोइंगली परमिट्स और नोइंगली फेल्स टू टेक एन एक्टिव स्टेप टू प्रिवेंट एनी डिफॉल्ट। खुशी खुद डिफॉल्ट कर रही है, ऑथराइज कर रही है डिफॉल्ट करना, या वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है किसी डिफॉल्ट में, या उसको पता है डिफॉल्ट हो रहा है फिर भी नोइंगली परमिट कर रही है, या उसको लग रहा है कि यार डिफॉल्ट हो सकता है उसके बावजूद शी इज नॉट टेकिंग एडिक्वेट स्टेप्स टू प्रिवेंट दैट डिफॉल्ट, इसका मतलब उसके वॉच में डिफॉल्ट हुआ है, देन ऐसे केस में खुशी को भी हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट बोल देंगे, जबकि शी इज नॉट अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, शी इज नॉट अ केएमपी ऑफ द कंपनी, शी इज नॉट होल टाइम डायरेक्टर, शी इज नथिंग, शी इज जस्ट बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट उसको भी हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए भी उसने वहां पे मिस्टेक होने दी है, देयरफॉर खुशी विल आल्सो बी लायबल अंडर ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो अब 12 डायरेक्टर्स के अलावा यहाँ पे 13 खुशी को भी वो 10,000 का पेनल्टी लग जाए, even though she is not a director in the company. Next, any person in accordance with whose ADI यानी कि advice, direction और instruction ADI
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम टू एक्ट। तो से फॉर एग्जाम्पल आपके प्रमोटर है, अब प्रमोटर के वाइफ को भी ना लोग प्रमोटर जितनी इज्जत देते, प्रमोटर के हस्बैंड को भी लोग प्रमोटर जितनी इज्जत देते। तो अगर आपके बॉस है, बॉस के स्पाउस होंगे, बॉस के स्पाउस भी अगर आपको कोई ऑर्डर दे रहे तो आप फुलफिल करते हो, क्यों? क्योंकि वो बॉस के स्पाउस है, राइट? सो दे आर इन पावर देयर। तो हो सकता है उनके एडवाइस, उनके डायरेक्शन और उनके इंस्ट्रक्शन से हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काम करने की आदत है। इवन दो द बॉस इज अ डायरेक्टर, बट बॉस की स्पाउस डायरेक्टर नहीं है, शी इज होल्डिंग नो पोजीशन इन द कंपनी, बट स्टिल क्योंकि वो डायरेक्टर के स्पाउस है, उनके पास एक अनसेड पावर आ जाती है कंपनी में, और वो जो बोलते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स मानते हैं, एज इफ द डायरेक्टर हिमसेल्फ हैज सेड दैट। ठीक है, तो यहां पर वो जो स्पाउस है ना, वो स्पाउस भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ जाएगी, और उसके ऊपर भी पेनल्टी लगा दी जाएगी। आप देखना, ऑफिसर इन डिफॉल्ट की इस डेफिनेशन को इतना ज्यादा एक्सपांड किया है, इतना घोर एक्सपांड किया है कि कोई भी बंदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी डिफॉल्ट में अगर इन्वॉल्व होता है, उसे हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन में लाते हैं और उसके ऊपर भी पेनल्टी चार्ज कर देते हैं। CA foundation student preparing from your YT lectures, to be very honest, teaching style just impeccable. Bhai saab, literally no words for your teaching style. Thank you so much, Himanshu Pandey. God bless you, man. I hope to see you in intermediate soon. So keep learning, keep shining, and all the best. God bless you. चलिए सर, एक बात बताइए, एक मतलब मेरे दिमाग में सवाल आया। आपने कहा कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन पे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आदत हो चुकी है सुनने की और उनके काम करने की, तो उसे हमने ऑफिसर इन डिफॉल्ट में कैटेगराइज किया। मैंने कहा हाँ सर, अगर वो बंदा प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस, डायरेक्शन दे रहा होगा तो मतलब सर, व्हाट इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बार बार उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास या उस लॉयर के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं और फिर उनकी दी हुई सलाह के हिसाब से काम करते हैं, बट दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट और दैट लॉयर चार्जेस देम फीस। वो कोई फ्री में वहां पे दातारी करने नहीं बैठा है, वो भी उनको फीस चार्ज करता है। तो अगर ये एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन कोई बंदा अगर अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में देता है, तो क्या उसे भी आप यहां पर ऑफिसर इन डिफॉल्ट में डाल देंगे? आंसर इज नो, देन ही विल नॉट बी एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो यहां पे कहा अदर पर्सन हु गिव्स एडवाइस टू बोर्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, दे आर नॉट ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट। ये कंपनी के लोग नहीं है भाई, ये कंपनी से प्रॉपर पैसा चार्ज कर रहे हैं और उनको अपना प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं और डायरेक्टर्स उनकी कंसल्टेंसी सुन के अपना काम कर रहे हैं। सो दे आर एक्टिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं है। लेकिन जब आपके डायरेक्टर्स के हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस अगर आपको ऑर्डर देते हैं और आप उनकी बात सुनते हो, they can be officer in default because they are not charging you for that service, they are asking you to do, they are ordering you to do without having any real power, therefore वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट, एवरी डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट हु इज अवेयर ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन। आप कंपनी के डायरेक्टर हो, कंपनीज एक्ट का कोई लॉ टूट रहा है और आपको पता है कि वो लॉ टूट रहा है, एक तो पता है या आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। कैसे? तो बोलते हैं हु इज अवेयर ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन बाय वर्च्यू ऑफ द रिसिप्ट बाय हिम ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड और पार्टिसिपेशन इन सच प्रोसीडिंग्स विदाउट ऑब्जेक्टिंग टू द सेम। मतलब सर कितनी बेशर्मी है, तो मिली भगत हो गई ना। मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मेरे को पता है गलत हो रहा है, लेकिन ये गलत करके जो फायदा मिलने वाला है मुझे ही मिल रहा है, तो मैं एंजॉय कर रहा हूं। तो सर आप तो सरासर चीटिंग ही कर रहे हो फिर। हाँ, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दैट प्रोसीडिंग, मुझे भी मेरा हिस्सा मिल रहा है। बोलते ना कद्दू कटेगा सब में बटेगा, जिस जिस में वो कद्दू बटा ना, वो सब ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अगर आप वो जो कॉन्ट्रावेंशन है वो आपके कंसेंट या कॉनिवेंस से हुआ है, कंसेंट मतलब मैंने खुद ने बोला है और करवाया है, कॉनिवेंस मतलब मेरी इच्छा से हुआ है, मेरे दिमाग से हुआ है, तो ऐसे में मैं भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे सामने कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है और मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। अरे कुछ करना नहीं, छोड़ो, मैं तो उसमें से अपने बोलते ना बहती गंगा में हाथ धो रहा हूं, मैं भी अपनी रोटी गर्म कर ले रहा हूं आग में, मैं भी अपना थोड़ा सा हिस्सा ले रहा हूँ, भाई मेरे हिस्से का किधर है, और मैं भी अपना हिस्सा लेके जा रहा हूं। यस बेटा, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट हिमांशु। हो यस यस, ग्रेट। चलो सर, नेक्स्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू, अब ये अलग पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान देना।
अगर आपकी कंपनी में कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है विद रिस्पेक्ट टू इश्यू ऑफ शेयर, विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर, ठीक है, या शेयर ट्रांसफर करते वक्त, शेयर ट्रांसमिशन करते वक्त या शेयर इशू करते वक्त कंपनी में कोई भी लफड़ा होता है, तो कंपनी के कुछ महारथियों को पकड़ा जाता है, जैसे शेयर ट्रांसफर एजेंट, जैसे रजिस्ट्रार्स ऑफ द इशू, जैसे मर्चेंट बैंकर्स, है ना, ये जो होता है इन लोगों को हम रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इन अ कंपनी अ डिफॉल्ट वॉज कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर अलॉटमेंट का लफड़ा हो गया। पहले तो हम देखेंगे कौन कौन डायरेक्टर्स वगैरह रिस्पॉन्सिबल है, लास्ट में इस आंसर में लिखा नहीं है बट लास्ट में अगर अलॉटमेंट को लेकर शेयर ट्रांसफर ऑफिस या मर्चेंट बैंकर की तरफ से भी इशू है तो उन लोग को भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट में डाल दिया जाता है। बोलते हैं इन कंपनी देयर वर नो एमडी, नो होल टाइम डायरेक्टर, नो मैनेजर, सेक्रेटरी, नो पर्सन चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजन एंड नाइदर एनी डायरेक्टर स्पेसिफाइड। तो फिर किसको पकड़ेंगे बेटा, अगर कोई नहीं है तो किसको पकड़ेंगे? आपके पास एमडी नहीं है, डब्ल्यूटीडी नहीं है, मैनेजर नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, कोई पर्सन चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है। वेरी गुड, एवरी वन विल बी लायबल। यहां बोला है इन सच सिचुएशन ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी ट्रीटेड एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। वेरी गुड, विल बी ट्रीटेड एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ठीक है, पक्का? चलो एक बार क्विकली इस डेफिनेशन को रीड करो, मैं जरा पानी लेके आता हूं। इस डेफिनेशन को रीड करो एक बार पूरी अच्छे से, और कोई डाउट है तो मेरे को पूछो। तो बोलो फिर, एनी क्वेश्चन, एनीवन? ऑफिसर इन डिफॉल्ट एक बार जल्दी से देख लेंगे कौन कौन होता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो हमारे कंपनी के डब्ल्यूटीडी, केएमपी, अगर केएमपी नहीं है तो बोले सर केएमपी नहीं है तो कोई ना कोई तो होगा ना सर आपके इसमें, कोई पर्सनल होगा, कोई डायरेक्टर होगा जिसको स्पेसिफाई किया होगा दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल, जिसका कंसेंट लिया होगा और उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया होगा। मैंने कहा मान लो वो भी नहीं है तो फिर बोलते हैं ऑल द डायरेक्टर्स। अच्छा इतना ही नहीं, बोलते हो सकता है आपकी कंपनी में कोई पर्सन हो जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के या केएमपी के जस्ट एक लेवल नीचे हो और उसको आपने मेंटेनेंस, फाइलिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हो और वो बंदा अपना काम ढंग से ना करे, अगर वो बराबर या इफ ही फेल्स टू टेक एक्टिव स्टेप इन, अगर कुछ गलत हो रहा है या वो जानबूझकर कुछ गलत स्टेप ले, कुछ ऑथराइज करे, कुछ गलत डिफॉल्ट ऑथराइज करे, ऐसे में उस पर्सन को भी हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में डाल देंगे। सर इतना ही नहीं, तो हो सकता है कोई और पर्सन है जिसके एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन पे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तातथैया करके नाचते हैं। भैया ये एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल कैपेसिटी की नहीं चलेगी। प्रोफेशनल कैपेसिटी की एडवाइस, डायरेक्शन के लिए लोग पैसा चार्ज करके आपको एडवाइस दे रहे हैं, तो वो एडवाइस नहीं, अदर देन प्रोफेशनल एडवाइस अगर कोई है और आप उस पर काम कर रहे हो देन दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट, अगर कोई गलत एडवाइस देकर गलत काम करवा देते हैं तो। ठीक है, और एवरी डायरेक्टर
इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, जहां पर वो डायरेक्टर को कॉन्ट्रावेंशन के बारे में मालूम था फिर भी वो कॉन्ट्रावेंशन होने दे रहा है। मतलब देखो, आप हाथ खड़े नहीं कर सकते कि सर मेरे डिपार्टमेंट नहीं है, मुझे नहीं पता। अगर उन्होंने प्रूव कर दिया कि भले ही आपका डिपार्टमेंट नहीं है मगर आपको इस कॉन्ट्रावेंशन के बारे में पता था और आप चुप बैठे थे, आपने कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, या आपने बहती गंगा में हाथ धोया है, कॉन्ट्रावेंशन का जो भी फायदा उठाया है सब के सब डायरेक्टर ने मिलकर बांट के खाया है, तो आपके अगर ऑथोरिटी, आपके कंसेंट, आपके कन्विंस से अगर ये हुआ है या आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है तो फिर आप भी इसके लिए ऑफिसर इन डिफॉल्ट में आ जाएंगे। और अगर शेयर इशू, शेयर ट्रांसफर के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसमें शेयर ट्रांसफर एजेंट्स की तरफ से या रजिस्ट्रार ऑफ द इश्यूज या मर्चेंट बैंकर्स की तरफ से भी इशू हो रहे होंगे तो उनको भी हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में लेकर आ जाते हैं, तो उनको, उनके ऊपर भी हम पेनल्टी लगा देते हैं। ठीक है, तो इट वाज अ वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट, वी हैव डन दैट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे सामने है ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन। ये डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 114 के अंदर। अभी इसके बारे में आप जितना जानते हो उतना काफी है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब होता है स्पेशल मेजोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 में से 51 लोग हाँ कहते हैं तो यहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो जाता है। अगर 100 में से 75 लोग हाँ कह देते हैं तो यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन हो जाता है। और अगर 100 में से 100 लोग हाँ कह देते हैं तो यहाँ पे यूनानिमस रिजोल्यूशन पास हो जाता है। सो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी मोर देन 50%, स्पेशल रिजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी मोर देन 2/3, मोर देन इक्वल टू 2/3, एंड यूनानिमस रिजोल्यूशन ये भी एक स्पेशल मेजोरिटी। यहाँ पे तो यूनानिमस मेजोरिटी 100% मेजोरिटी, नॉट इवन 1 वोट कास्टेड अगेंस्ट। ठीक है, बट रिजोल्यूशंस के बारे में हम सेक्शन 114 में पढ़ेंगे। सो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन मींस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन विच इज रेफर्ड इन 114। तो जब हम आपके मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में आएंगे, चैप्टर 7, तो उसके अंदर ये सेक्शन 114 आएगा, तब हम डिटेल में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पोस्टल बैलेट, आइए ये जरा एक बार समझ लेते हैं। सर क्या कंपनी के सारे डिसीजंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले सकते हैं क्या? सारे डिसीजन, कंपनी को कल को बंद करना है, कंपनी को नया बिजनेस डालना है, मेमोरेंडम चेंज करना है, आर्टिकल अल्टर करना है, क्या आपको लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अनलिमिटेड पावर होती है कंपनी में? भाई तेरे को जो करना है कर, तेरे को कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। सर ऐसा थोड़ी ना होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी एक लिमिटेड तक पावर होता है और उस लिमिट के ऊपर का कोई काम करना रहे तो उनको मेंबर्स का परमिशन लेना पड़ता है और उसके बाद वो काम होता है। मैंने कहा सही बात है। चलो फर्ज करो आपकी कंपनी की अभी जनरल मीटिंग आ रही है। ठीक है, आपकी कंपनी की जनरल मीटिंग आ रही है, से फॉर एग्जांपल डेट है 25 सितंबर 2023। ठीक है, आपकी जनरल मीटिंग हो गई, उसमें कुछ 12 एजेंडा आइटम्स पे बात की गई और 12 के 12 पे रिजोल्यूशन पास हो गया। आफ्टर 4 months board of director wanted to take an urgent decision on a very specific matter. Maybe they wanted to alter the memorandum or article, maybe they want to change something which is major and it requires members approval. क्या अब वो वापस से जनरल मीटिंग होल्ड करेंगे? फिर से आफ्टर 4 months, यानी कि जस्ट 4 months में दोबारा एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड कर लेंगे? डू यू थिंक होल्डिंग अ जनरल मीटिंग इज अ चीप वर्क? सर ये तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। कंपनीज एक्ट के कितने लॉज प्रोविजंस फुलफिल करने पड़ते हैं, कितने लोगों को नोटिस देना पड़ता है, एक छोटी सी मिस्टेक आप पे भारी पड़ सकती है। फिर ई वोटिंग के अरेंजमेंट करो, इतने सारे 50 अरेंजमेंट करो। तो सर जनरल मीटिंग बुलाना कोई बच्चों की खेल नहीं है। और हम हर थोड़े थोड़े दिन में, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बुला भी लिया, चलो अगर 2 महीने बाद फिर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो सर हम जिंदगी भर यही खेलते बैठेंगे क्या, जनरल मीटिंग? नहीं। लेकिन अब मैं ये भी तो नहीं बोल सकता हूं कि बिना जनरल मीटिंग बुलाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने मन से काम कर लो, क्योंकि अगर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये मन से काम करने की आदत लगा दी और उनको एक बार का राइट दे दिया कि भाई आप मन से काम कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है,
तब तो सर आपका समझ लो कि बनता धार हो गया सर आपका। क्यों बनता धार क्यों हो गया? क्योंकि फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी के पापा से नहीं डरेंगे ना, उनके पास तो अनलिमिटेड पावर आ जाएगी। तो सर फिर क्या करें, आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? जनरल मीटिंग मत लो बार बार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूरी पावर मत दो, तो सर हम करें तो करें क्या? सर पोस्टल बैलेट करो ना, पोस्टल बैलेट। अब सर ये पोस्टल बैलेट क्या है? जैसे आप जनरल मीटिंग में बुला के रिजोल्यूशन पास करते हो, वैसे ही अपने अपने घरों से लोगों को बोलो वोट देने, मतलब वोट बाय पोस्ट। आप सिंपली क्या करो, उन सब लोगों के घर पे एक लेटर भेजो, उसके अंदर आपका जो भी क्वेश्चन है वो पूछो, और उसके अंदर आंसर में यस और नो के दो, एक एक चिट्ठी पे यस और नो दे दो। उनको बोलो अगर आप यस बोलना चाहते हो तो यस पे टिक करो, अगर आप नो बोलना चाहते हो तो नो पे टिक करो। अगर आप वोट नहीं देना चाहते तो दोनों पे टिक मत करो, और दोनों पे टिक कर दोगे तो आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। सीधी बात, एक तो यस बोल रहे तो नो बोल, राइट। अब लोगों को ये सवाल, अरे एक मिनट, लोगों को एक काम करो, लोगों को ये सवाल आप दे दो बाय पोस्ट, बाय पोस्ट ये दे दो। अब लोग अपने घर पे बैठ के ये जवाब देंगे, और उनको बोलो कि घर पे बैठ के जवाब दो, और उनका जो आंसर्स है वो पोस्ट से वापस भेजे, पोस्ट बैक टू द कंपनी। सर सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आपका आपका रिजोल्यूशन भी पास हो गया, जो जनरल मीटिंग मतलब जो मेंबर्स रिजोल्यूशन पास करना था वो भी हो गया, और आपको जनरल मीटिंग भी नहीं लेनी पड़ी। बेसिकली पोस्ट से हमने रिजोल्यूशन पास करवा दिया मेंबर्स का, है ना। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ रास्ता है। तो जब भी अगर कंपनी को कोई अर्जेंट मैटर देखना होता है, या कोई एक तो अर्जेंट मैटर है जिसके लिए हम जनरल मीटिंग तक का इंतजार नहीं कर सकते, या तो कोई छोटा मोटा मैटर है जिसमें जनरल मीटिंग बुलाने जितना खर्चा परवड़ता नहीं, दोनों केस में पोस्टल बैलेट या इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप वोटिंग करवा सकते हैं। सो इसको बोलते हैं मींस वोटिंग बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। नाउ द डेफिनेशन इज रिलेटेड टू सेक्शन 110 to be read with Rule 22 of the Companies M&A Rules 2014, specifying the procedures to be followed for conducting of business through postal ballot, and provides the list of items of business which should be transacted only by means of postal ballot। तो बोले हम आपको क्लियरली बताएंगे, हमने इसके लिए सेक्शन बना के रखा है, सेक्शन 110 हमने इसके लिए रूल बना के रखा है, और हम उसमें क्लियरली बताएंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस दैट यू शुड फॉलो फॉर पासिंग एनी रिजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। और इतना ही नहीं, तो हम आपको कुछ लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी बताएंगे जो आपको पोस्टल बैलेट से ही करना है। और ये बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर, और तब मैं आपको लिस्ट ऑफ वो ट्रांजैक्शन भी बताऊंगा। अभी वो लिस्ट जानकर आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने वो सेक्शंस पढ़े नहीं है। एक बार आप सेक्शंस पढ़ लो, फिर वो जब लिस्ट बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे हाँ ये भी तो पोस्टल बैलेट है, अबे हाँ ये भी तो पोस्टल बैलेट है। देन यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ कब पोस्टल बैलेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वर्ड प्रिस्क्राइब। सर जिंदगी में ना कंपनीज एक्ट पढ़ते वक्त ऑलमोस्ट हर सेक्शन में ये वर्ड आ जाएगा प्रिस्क्राइब। अभी प्रिस्क्राइब वर्ड का पावर क्या है, यहां पर पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर डेलीगेट देने करने के लिए प्रिस्क्राइब करने का एक ऑप्शन दे दिया। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट बोलता है कि हम लॉ बनाएंगे, ठीक है, वो एक लॉ का मकसद होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कंपनीज एक्ट बनाया, उसका एक मकसद है। अब वो अपने मकसद तक कैसे पहुंचेगा, वो जो उसका रोड मैप जो है वो आप बनाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। सर कैसे? वो रूल्स प्रिस्क्राइब करेगी। एक सिंपल एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। वो बोलता है डिविडेंड डिक्लेयर करने का है। मैंने कहा ठीक है डिविडेंड डिक्लेयर करना है, कैसे, कितने दिन में, किसको, कितना, नहीं किया तो क्या होगा, डिक्लेयर करके पे नहीं किया तो क्या होगा, मैं कौन से केस में नहीं पे करके भी मैं पेनल्टी से बच सकता हूं। अब अगर आप इतने छोटे छोटे चीजें देखोगे तो भाई गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास हर एक छोटी छोटी चीजों पे रूल बनाने का, लॉ बनाने का टाइम नहीं है। तो सर फिर ऐसे केस में क्या हो सकता है? तो ऐसे केस में आप एक बहुत अच्छी चीज कर सकते हो सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दो कि आप छोटे छोटे बैठ के रूल्स बनाते बैठो कि ये कैसे आगे प्रोसेस होना चाहिए। और इसीलिए प्रिस्क्राइब वर्ड का जन्म हुआ। प्रिस्क्राइब मींस द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट,
अब आप हर चैप्टर को देखना, हर चैप्टर को आप देखना, ये डेफिनेशन पार्ट जो आप पढ़ रहे हो, ये डेफिनेशन के भी रूल्स है, स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन रूल्स 2014। यस, कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन रूल्स 2014 है। आप जाओ, आप इनकॉर्पोरेशन रूल्स, आप इनकॉर्पोरेशन चैप्टर में जाओगे, सेकंड हम लोग चालू करेंगे, इनकॉर्पोरेशन के अपने रूल्स है। आप प्रोस्पेक्टस में जाओ, उनके प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के रूल्स है। आप शेयर कैपिटल डिबेंचर जाओ, उसके शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स है। आप आगे आप जाओ, आपको डिपॉजिट्स के रूल्स मिलेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के, डिविडेंड के, अकाउंट्स है, ऑडिट है, फॉरेन कम, आप बोलो आपके जितने यहां पर चैप्टर, पूरे 29 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर्स के अपने खुद के रूल्स है। वो रूल्स क्यों है? क्योंकि हर चैप्टर में पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि ये हमारा इंटेंशन है, अब ये कैसे फुलफिल करना है कृपया करके रूल्स में आप बताइए। और इसीलिए बार बार ये प्रिस्क्राइब्ड, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड आपके सामने आएगा। हमने खुद डेफिनेशन में ऊपर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड देखा, ये देखो अभी हमने कौन सा डेफिनेशन पढ़ा था, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उसमें केएमपी पढ़ा था, देखो केएमपी। तो केएमपी का लास्ट वाला लाइन याद है? केएमपी में क्या क्या था? सीईओ, एमडी, मैनेजर, सीएस ऑफ द कंपनी, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ, फिर आपको बोला था एनी ऑफिसर नॉट बिलो 1 रैंक ऑफ डायरेक्टर्स हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज सच। एंड उसके नीचे था 6 पॉइंट, एनी अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो वहां पर भी पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट को बोलकर रखा सीजी को कि भाई तुमको अगर कोई और ऑफिसर प्रिस्क्राइब करना है कि भाई ये भी केएमपी रहेगा तो तुम प्रिस्क्राइब कर दो रूल्स में, हमको दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जा रही है, इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर। मैं आपको इसका एक और पॉलिटिकल पहलू भी बताना चाहूंगा दोस्तों। जो भी सरकार पावर में होती है, सत्ता में होती है, वो अपने रूल्स बनाना चाहती है, वो अपने लॉज बनाना चाहती है, मगर पार्लियामेंट में सिर्फ रूलिंग पार्टी नहीं होती, पार्लियामेंट में अपोजिशन भी होता है, और कई बार हमें अपोजिशंस के भी पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ता है। सो कोई भी लॉ जब वो पास करवाने जाते हैं, वो चाहे आप लोकसभा में देखो, राज्यसभा में देखो, तो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। बहुत सारे लॉज को डिक्लाइन मिल सकता है, बहुत सारे लॉ को क्वेश्चन किया जा सकता है। एंड देयरफॉर लॉ मेकर्स क्या कहते हैं, पार्लियामेंट से एकदम डिटेल में लॉज वो लोग पास करवा नहीं सकते, लेकिन उनको लॉ तो लाना है, उनकी सरकार है, उनको काम करना है और उनको अपना काम दिखाना है ताकि वापस से उनकी सरकार आए, उनको वोट मिले। अब ये लोग शाणापंथी क्या करते हैं, लॉ बनाते वक्त पार्लियामेंट के सामने ये लोग मोटा मोटा ऊपर का लॉ बना लेते हैं, उसके अंदर हर जगह पे एज में प्रिस्क्राइब्ड, एज में प्रिस्क्राइब्ड, एज में प्रिस्क्राइब करके हर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डेलीगेट करके रखते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर किसकी होती है? जिसकी सरकार होती है। सेंटर में जिसकी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी है ना, तो अल्टीमेटली उसके पास पावर आ जाता है कि वो लॉ वो अपने मर्जी से बनाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को लोकसभा राज्यसभा से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लोकसभा राज्यसभा से पहले एक्ट आ जाता है, एक्ट उनको परमिशन देता है, नहीं कि उनके पास ऑलरेडी लोकसभा राज्यसभा का परमिशन होता है टू मेक रूल्स ऑन दैट मैटर। एंड देयरफॉर बिना किसी से पूछे वो लोग जो चाहे वैसे रूल्स बना सकते हैं, चाहे अपोजिशन को पसंद आए ना आए, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। इसीलिए कई बार जब लॉ प्रपोज होते हैं पार्लियामेंट में, तो अपोजिशन पार्टी इस पे बहुत नाराज होती है कि आपने इतनी सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को डेलीगेट क्यों करी। बिकॉज उनको भी मालूम है कि जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर डेलीगेट करते हैं, बेसिकली वो खुद को पावर डेलीगेट कर रहे हैं और वो अपनी मानी करेंगे आगे जाकर, और हम उनको रोक नहीं पाएंगे बिकॉज दे आर डूइंग इट लॉफुली। तो इसके ऊपर बहुत सारा झगड़ा चलता है। लेकिन अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं, तो अंदर की बात ऐसी है, जब बीजेपी सरकार होगी तो कांग्रेस वाले इस पे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जब कांग्रेस की सरकार होगी तो कांग्रेस को बेनिफिट होगा ना सब, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी हो जाएगी, तो जितना भी रूल्स प्रिस्क्राइब करना है उनको करना है, देन दे विल बी हैप्पी विद दिस लॉ। बट फिर तब बीजेपी को प्रॉब्लम हो जाएगा, तो बीजेपी बोलेगा इतनी सारी पावर आपने डेलीगेट कर दी। तो आप देख रहे हो पॉलिटिक्स कैसा चलता है, जो सेंट्रल में है वो खुश है क्योंकि पावर उसके पास है प्रिस्क्राइब करने का। जो अपोजिशन में बैठा है ना भाई, वो बोलेगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये पावर डेलीगेट नहीं होनी चाहिए, वो पावर डेलीगेट नहीं होनी चाहिए, ये लॉ नहीं बनना चाहिए, वो लॉ नहीं। सो ये भाई साइकिल है, ये हर कुछ सालों में अपने आप को रिपीट करती है और ऐसे ही चलते रहता है। ठीक है, खैर आपको आज एक और नई बात समझ में आ गई।
चलिए जानते हैं कि ये प्रमोटर नाम का व्यक्ति कौन होता है। सर ये जो प्रमोटर है ना, सेक्शन 2 क्लॉज 69 बहुत अच्छा डेफिनेशन है, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी करते वक्त हम लोग इसके बारे में एक बार चर्चा करेंगे। प्रमोटर माने वो व्यक्ति जिसके दिमाग में कीड़ा है टू मेक द कंपनी। ही इज अ पर्सन विद आइडिया, ही इज अ मैन हु हैज गॉट अ आइडिया, हु हैज गॉट द money, who has got time and who has got energy to incorporate a company. Promoter means a person who has been named as such in the prospectus or is identified by a company in annual return. बोले एक तो prospectus में आपका नाम होगा एज अ प्रमोटर, या कंपनी के एनुअल रिटर्न्स में आपका नाम होगा एज अ प्रमोटर, या तो आपके कंट्रोल में होंगे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, चाहे डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, एज अ शेयर होल्डर हो, एज अ डायरेक्टर हो, एज अ एनीथिंग हो, लेकिन आपके कंट्रोल में अफेयर्स होंगे। तो आइदर आपका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा एज अ प्रमोटर, या एनुअल रिटर्न में हमने आपका नाम दे के रखा है एज अ प्रमोटर, है कि हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि हमारा प्रमोटर है, या आप ऐसे व्यक्ति हो जिसके कंट्रोल में हमारे कंपनी के अफेयर्स है, या आप ऐसे व्यक्ति हो जिसके एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन पे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काम करने की आदत पड़ चुकी है। दे आर अकस्टम टू एक्ट एक्सेप्ट प्रोफेशनल कैपेसिटी। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, है ना, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, एक्सेप्ट प्रोफेशनल कैपेसिटी। बिकॉज प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो लोग आपको एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन देते हैं वो एक प्रोफेशनल सर्विस आपको दे रहे हैं, दे आर चार्जिंग यू फॉर दैट सर्विस एंड देन दे आर गिविंग यू सर्विस, दे आर नॉट गिविंग यू एडवाइस फॉर देयर बेनिफिट, दे आर गिविंग एडवाइस बिकॉज दे आर गेटिंग पेड फॉर द एडवाइस। तो प्रोफेशनल कैपेसिटीज में नहीं आता। तो प्रमोटर बनने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आपका प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में आपका नाम एज ए प्रमोटर आ जाना चाहिए, या आपके कंट्रोल में अफेयर्स ऑफ द कंपनी होने चाहिए, या आपके एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काम करते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने काम करना चाहिए। एक्सेप्ट प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो मैं कहूंगा कि यू आर द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। सर प्रमोटर बन के क्या फायदा होता है? सर प्रमोटर बन के आप कंपनी प्रमोट करते हो, बेनिफिट ऐसा कुछ नहीं, बट आपके कंट्रोल में कंपनी के बहुत सारे पावर्स होते हैं, कंपनी क्या करेगी क्या नहीं आपके पास होता है। सर लग गया, प्रोस्पेक्टस पे भी बात कर लेते हैं। सर प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट फॉर पटाउफिकेशन ऑफ इन्वेस्टर। क्या बोला मैंने? प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट फॉर पटाउफिकेशन। पटाउफिकेशन मतलब ये डॉक्यूमेंट आप अपने बोलते ना प्रपोज्ड इन्वेस्टर्स के मुंह पे फेंक के मारते हो और बोलते हो कि सर प्लीज हमसे भारी और हमसे आग कोई नहीं, आप हमें पैसा इन्वेस्ट करो, कुछ भी हो बस आप हमें पैसा इन्वेस्ट करो। मैं इन्वेस्टर को पटाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कर दूंगा इस डॉक्यूमेंट में। ये डॉक्यूमेंट चाहे फिर 1000 पेजेस का क्यों ना हो जाए, मैं अपनी कुंडली तक निकाल के आपको दे दूंगा कि ये रहे डायरेक्टर, ये रहे इनके नाम, ये रहे इनकी जन्म कुंडली, हमारे एमडी का शनि भारी है लेकिन हमारे सीईओ का मंगल सुखद में है, आप बस हमारे कंपनी में पैसा दो। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, प्रोस्पेक्टस में हर वो चीज आप डाल देते हो जो आपको लगता है जिसको पढ़ के इन्वेस्टर खुश होगा, शाबाशी देगा और बोलेगा कि वाह 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 वाह, मतलब मजा आ गया भाई, आपको वो मतलब आपको मतलब हमने पैसा देके मजा आ जाएगा, ऐसा ऐसा करते हैं, मतलब हम आपको अपना पूरा जिंदगी का पैसा दे देते हैं, आप हमको शेयर दे दो। तो पटाउफिकेशन करने का डॉक्यूमेंट इज प्रोस्पेक्टस। अरे खुशी मैडम ऐसे नहीं करने का, नो पॉलिटिकल चैट्स हियर प्लीज। Promoters are also called as founders. We will have a deep discussion on this in unit chapter number 2. मेन्यू कार्ड भी नहीं बोल सकता केशव, बिकॉज देर आर नॉट मेनी थिंग्स दैट द कंपनी इज सेलिंग। कंपनी यूजुअली एक टाइप ऑफ शेयर ही इशू करेगी। ये काइंड ऑफ आप समझ लो कि आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जा रहे हो जहां पर खाने के लिए तो एक ही चीज मिलती है, करेक्ट, लेकिन वो एक चीज भी आप उन्हीं से क्यों परचेस करो, ये बताने के लिए उन्होंने अपने बारे में 50 चीजें बोल के रखी है कि हम 150 सालों से हम हैं यहाँ पर है, हम शुद्ध घी का इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर नहीं है, हम एकदम हाइजीन मेंटेन करते हैं, हमको ये वाला 5 स्टार रेटिंग मिला है, हमको 1 लाख से ज्यादा लोगों ने, कस्टमर्स ने हम पे ट्रस्ट किया है। आप समझ रहे हो, मैं बेच तो एक ही चीज रहा हूं, मेरे पास कोई बेचने के लिए 10 चीजें नहीं, मैं प्रोस्पेक्टस में कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्योरिटी आपको ऑफर कर रहा हूं, लेकिन वाई यू शुड बाय दैट सिक्योरिटी फ्रॉम मी, इसमें मैं कन्विंस करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट देता हूं वो है प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन आप पढ़ोगे ना, तो डेफिनेशन इज नॉट मैचिंग टू व्हाट आई एम सेइंग,
वाई? बिकॉज डेफिनेशन बहुत ही अलग बनाया हुआ है. डेफिनेशन में दे हैव नॉट एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, दे हैव जस्ट टोल्ड यू कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या आता है. बट द रियल मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस इज नो वेयर गिवन इन एनी ऑफ दिस एक्ट. मैं आपको आज बता रहा हूं प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है. ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे यू इनवाइट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम पीपल, यू ट्राई टू मोटिवेट अदर्स कि सर हमारी कंपनी बहुत आगे, हमें इन्वेस्ट कर दो, है ना. तो सर प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट. मैं बोला ना आपको, इसने सिर्फ ये बताया कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या आएगा. बट ये व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस, व्हाई डू वी नीड अ प्रोस्पेक्टस, व्हाई डू वी इशू प्रोस्पेक्टस, इन सारी सवालों पे इन लोगों ने चर्चा नहीं करी है, बात नहीं करी जो हम कर रहे हैं. हाँ हाँ, प्रोस्पेक्टस तो आप किसी भी कंपनी का देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया भी है. प्रोस्पेक्टस तो आपको, लो भाई, प्रोस्पेक्टस डाल दोगे ना ऑफ, तो आपको ऐसे 50 चीजें मिल जाएगी आपको. जोमैटो डाल देता हूं मैं. जोमैटो का मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, इस बार कुछ और दिखाता हूं. प्रोस्पेक्टस ऑफ, किसका प्रोस्पेक्टस देखना चाहेंगे आप? पेटीएम का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देखना है. ये है 197 कम्युनिकेशन, ये है पेटीएम का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. अब ये 539 पेजेस का है. ये 539 पेजेस आप इसको पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो. ये 539 पेजेस में द कंपनी इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाई यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन दिस कंपनी. ये देखो, दिख रहा है टाइटन का. ओके बेटा, लो टाइटन का ले लो, अच्छा कंपनी बताया तुमने. ये ले लो, ये लो बेटा टाइटन का 278 पेजेस, दिख रहा है. कर लो, गो नट्स, जो करना है करो, पढ़ लो. हर कंपनी के यहाँ पे प्रोस्पेक्टस मिल जाएंगे तुमको. और सर प्रोस्पेक्टस आप इतने आसानी से गूगल पे कैसे ढूंढ पा रहे हो? अबे एडवर्टीजमेंट है वो. उन लोग का बस चले और उनको कोई रोकने वाला ना रहे तो घर घर जाकर पहुंचा दे वो लोग प्रोस्पेक्टस. वो तो सेबी उन पे कंट्रोल करता है, इसलिए लोग ज्यादा हौलागिरी नहीं कर पाते. इनको तो भाई फैलाना है ना, इनको तो ज्यादा से ज्यादा बकरे कस्टमर पकड़ना है ना, तो ये लोग तो फैलाएंगे. पब्लिक डॉक्यूमेंट एनीवेज. if you are inviting subscription from public, then public must be able to see the prospectus, right? चलो, तो ये प्रोस्पेक्टस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के चैप्टर के अंदर. और इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, प्रोस्पेक्टस में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. अगर आप प्रोस्पेक्टस में गलत इन्फो डालो तो क्या होगा, किसी को बेवकूफ बनाकर अगर आप इन्वेस्ट करने लगाओ तो क्या होगा, वो सारी चीजों पे एकदम डीप डिस्कशन हम करेंगे. फिर है रजिस्टर ऑफ कंपनीज. आरओसी आंटी को तो सुना होगा ना आपने. तो आरओसी आंटी मीन्स, आरओसी आंटी क्यों बोलता हूं, मैंने आपको बताया था ना, फाउंडेशन में बताया था, नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूं. दोस्तों, जब मैं पुणे में नया नया आया था पढ़ाई करने, एक छोटा सा स्टूडेंट है ना, तो मेरा कॉलेज था बीएमसीसी, ब्रिहान महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स. ठीक है, हम लोग का नाश्ता स्पॉट अलग अलग फिक्स था, लेकिन संडे वनडे का भी रहे, कुछ रहे, या अभी आफ्टरनून में कुछ ऐसे खाने का मर्जी हो जाए, तो आप लोगों को पता होगा, हम गुडलक करके एक, गुडलक स्क्वायर है, गुडलक एक रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस है पुणे का, आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा. तो वो एक, मतलब इट्स आई डोंट नो, मतलब इट्स द मोस्ट फेमस कैफे ऑफ पुणे. मतलब पुणे आने वाले लोगों के लिए इट्स अ स्टॉप कि वो गुडलक कैफे तो जाएंगे ही जाएंगे. सो वी यूज टू गो देयर डेली. एक दिन मैं अभी दोपहर में थोड़ा शांति से अपने दोस्त के साथ खड़े रह के बात कर रहा था, और आप जानते हैं दो लड़के अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ी आवाज़ बढ़ जाती है, हंसने वसने की, मस्ती करने की. तो दोपहर का टाइम था, मैं ऐसे मस्ती कर रहा था. हम लोग, मैं और मेरा एक दोस्त बैठे थे, हम इंतजार कर रहे थे बाकी दोस्त आएंगे, फिर हम गुडलक जाएंगे, खाना ना खाएंगे, संडे का टाइम है, मेस वेस बंद है, गुडलक में माहौल करेंगे. तो मैं मस्ती करते करते हमारी आवाज़ बढ़ गई होगी, थोड़ी हंस दी होंगी हम लोगों ने, वैसे बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ी थी. बट पुणे में ना एकदम ऐसा, मतलब एक टिपिकल पुनेरी एरिया था वो, पता है. और ऊपर एक बुढ़ी आंटी को हमने डिस्टर्ब कर दिया. हो गए होंगे वो डिस्टर्ब.
हालांकि टाइम आई थिंक 12 बजे का ही हो रहा था, 12-1 का कुछ। और वो एकदम ऑफेंड हो गए, और जो सुनाया उन्होंने ऊपर से झांक के हमको, शर्म नहीं आती यार, ये कोई जगह है यहाँ पे बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मतलब मुझे फील आया कि मैं भले ही खड़ा रास्ते पे हूँ, लेकिन ये रास्ते का ओनर भी वो आंटी है जो अपने घर से ऊपर से चिल्ला रहे हैं। भाई बहुत डेंजर लोग रहते हैं। तो उस दिन से मैंने, और वो आंटी फिर ना हम पे नजर रखती थी कि अभी हम ऐसे आ रहे हैं और मैं एक सेकंड रुक भी गया, ओए निकल निकल। तो वो आंटी का मतलब ना, हम लोग एक टाइम पास बन चुके थे आंटी के लिए कि ये आएंगे तो इनको भगा दूंगी। तो एक ऐसा अलग सा कनेक्ट बन चुका था आंटी के साथ। अब उनकी डांट खाए बिना भूख नहीं लगती थी। नहीं मतलब बेसिकली तो मेरे को रियलाइज हुआ कि ये आंटी करती क्या है लाइफ में। बुढ़े हो चुके हैं, करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, घूम फिर सकते नहीं होंगे, तो खिड़की में बैठ के दूरबीन की तरह अपनी आंखों को लगाए देखती रहती है कौन क्या कर रहा है। हाँ? ये देख सुनीता की बेटी, ये देख सुनीता की बेटी कौन से लड़के से बात कर रही है, वो देख सुषमा का लड़का, वो देख सुषमा का लड़का, हाँ सिगरेट पी रहा है और ये सुषमा को फोन लगाओ। तो आंटी ये सारे काम करती थी। उन्होंने मुझे इतना प्रेरित किया, उन्होंने मुझे इतना प्रेरित किया कि जब मैं लॉ पढ़ता था, मैं जब सीए कर रहा था, लॉ पढ़ता था, मैंने जब आरओसी के बारे में पढ़ा, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, मां कसम मुझे उस आंटी की याद आ गई। ये आरओसी भी तो आंटी है, ऐसे दूरबीन लगा के हर कंपनी को देखती है। ये देख, ये देख, ये देख श्रद्धा की कंपनी, हाँ एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, चल पकड़ इसको। ये देख, ये देख, ये देख जीनत का डायरेक्टर, ये देख जीनत का डायरेक्टर, हाँ डिन नंबर नहीं लिया, चलो पकड़ो इसको। हाँ ये देख, ये देख, ये देख, ये जो केशव की जो कंपनी है इसका नॉमिनी नहीं है, चलो पकड़ो भाई ये लो, ये बैठ के ना हर कंपनी पे सिर्फ नजर रखती थी और उनके ऊपर मॉनिटरिंग की लॉ लॉ फॉलो कर रहे कि नहीं, है ना। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, जोर से कंपनी ने डकार भी ले ली ना बेटा, तो उसका रिपोर्ट करना पड़ता है आरओसी आंटी को कि आरओसी आंटी आज मैं डकार ले ली। अरे ये रियलिटी है। हर चीज जो कंपनी करेगी, आपको हमेशा यू विल ऑलवेज हैव टू कीप आरओसी इन द लूप। आरओसी इज बेसिकली योर मैनेजर, योर रेगुलेटर, जो आपको और आपकी हर चीज को रेगुलेट करेगा। आपकी कंपनी में डायरेक्टर के आने जाने से लेके मेमोरेंडम आर्टिकल से लेके हर चीज में, आप कोई भी चीज अगर कर रहे हो तो आपको हमेशा आरओसी को इन्फॉर्म करना है, एंड 99% केसेस में विद इन 30 डेज करना है। ये भी याद रखना, आएगा विद इन 30 डेज इन्फॉर्म आरओसी। सो आरओसी बोले तो अकेले रजिस्ट्रार नहीं है, इसके अंदर आते हैं जो भी मतलब, अब यहाँ पे ये देखो नीचे, ये आरओसी का डेफिनेशन है, ये वाला आरओसी का डेफिनेशन है, ठीक है। वो रजिस्टर है ना, वो बाद में पढ़ाऊंगा, ये रजिस्ट्रार है। तो आरओसी में सिर्फ रजिस्टर ऑफ कंपनी में सिर्फ आरओसी आंटी नहीं आती, आरओसी के सारे जो सहेली है ना, बंधु, वो सब आ जाते हैं। मतलब उनके किटी पार्टी में जो भी रहता है, फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रार के साथ साथ एडिशनल रजिस्ट्रार रहते हैं, वो भी आ जाएंगे, ज्वाइंट रजिस्ट्रार रहते हैं, वो भी आ जाएंगे, डेप्यूटी रजिस्ट्रार रहते हैं, वो भी आ जाएंगे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार रहते हैं, वो भी आ जाएंगे। इन सब का काम है टू रजिस्टर अ कंपनी एंड टू डिस्चार्ज वेरियस फंक्शंस गिवन अंडर दिस एक्ट। अगर आज भी आप एमसीए के वेबसाइट पे जाओगे, आप mca.gov.in पे जाओ और आप एमसीए के इस वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अबाउट एमसीए मिल जाएगा। अबाउट एमसीए में आप जाकर अपने बारे में डिटेल में इनके बारे में बात कर सकते हो कि एमसीए के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, है ना, और सब। और ये क्या है, हाँ ये देखो, तो ये एमसीए के है, दिख रहा है, देखो रीजनल डायरेक्टर्स, सबसे पहले डीजी और सीओए के अंदर रीजनल डायरेक्टर्स, आरडीज दिख रहा है ना, ये आरडीज, आरडीज के अंदर आरओसीज है ना, और उसके अंदर ऑफिशियल लिक्विडेटर्स वगैरह सीआरसीज भी आते हैं, और अलग अलग बॉडीज है, प्रोफेशनल बॉडीज है, जैसे आईसीआई आईसीएसआई, वो प्रोफेशनल बॉडीज भी है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में, ठीक है, आरओसी के बारे में। हाँ, और मैं आपको बताऊंगा हमारे पास कितने रजिस्ट्रार्स और कितना कौन कौन है, ठीक है, ध्यान से देखना। हर स्टेट को, मैं एमसीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, हर स्टेट को इन्होंने डिवाइड कर दिया है। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन से जगह का आरओसी देखना है।
जैसे अगर आप देखो यहाँ पे आपका देख लेना, कोई भी है आप अपना बता दो, मैं क्लिक कर दूंगा, आप जो बोलोगे उस पर मैं क्लिक कर दूंगा, हर जगह के आरओसी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, मैं पुणे आरओसी के अंदर बैठा हूँ। पुणे आरओसी कौन है? श्री मंगेश रामदास जाधव आरओसी पुणे। अब आप बताओ आपको कौन से आरओसी देखने हैं? मुंबई के आरओसी अलग है, महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, पता है ना। आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो आपको महाराष्ट्र में 2 आरओसी दिखेंगे, मुंबई और पुणे। सेम ऐसा ही आपको तमिलनाडु में भी मिल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा बाकी हर जगह पर आपको एक ही आरओसी मिलेगा। आरओसी के ऊपर होते हैं रीजनल डायरेक्टर्स, आरओसी के ऊपर होते हैं रीजनल डायरेक्टर्स, आपको हर रीजन के अलग अलग मिलेंगे। जैसे ये है नॉर्दर्न रीजन, देखो नॉर्दर्न रीजन कितना बड़ा है ना। ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है और सदर्न है। ये सारे रीजन है, अलग अलग रीजन के आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे मैं वेस्टर्न रीजन का बताता हूँ, मैंने अपना आपको आरओसी तो बताया है, मैंने आपको अपना ये भी बता देता हूँ। मेरे आरडी कौन है? हमारे यहाँ के आरडी है श्री संतोष कुमार। ठीक है बेटा, ये तो पोस्ट है बेटा, ये गवर्नमेंट पोस्ट है, इसके लिए आपको मतलब सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स देकर क्लियर करके देन यू गेट द पोस्ट, राइट। सर मुझे बुक्स के लिए ऑर्डर रिजेक्टेड दिख रहा है। बेटा कहाँ से आपने बुक्स ऑर्डर किए जरा बताना, मैं चेक करवाता हूँ। ठीक है, इसके नीचे रजिस्ट्रार से ये लोग को आप ड्यूटी दिया है। अब ये जो रजिस्ट्रार है ना, ये अपने अपने एरिया की देखते हैं। जैसे ये पुणे वाला पुणे देखेगा, मुंबई वाला रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र देखेगा, हर एक आरओसी अपना अपना एरिया देखता है। अब आप देखना, जब आप महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र में आपको 2 मिलेंगे, मुंबई पुणे, और सिमिलरली आप जब तमिलनाडु में जाएंगे आपको 2 मिलेंगे, चेन्नई और कोयम्बतूर। इसके अलावा बाकी हर जगह पे आपको सिर्फ एक आरओसी एक स्टेट मिलेगा। ठीक है, तेलंगाना स्टेट के आरओसी, आजा बेटा ओपन हो जाओ। हाँ, ये यहाँ पे दिखा है श्री प्रविंदर सिंह जी आरओसी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के आप यहाँ पे देख सकते हो, अपना अपना क्लिक करो और देखो। ठीक है, आप अपना अपना क्लिक करके देख सकते हो। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है ना, आप लोग अब थोड़ा समझदार हो, आप लोग एमसी के वेबसाइट पे आके ये खुद से देख सकते हो। अब ये आरओसी जो होते हैं, इनका काम है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी करना, कंपनीज एक्ट की कंप्लायंसेस देखना, राइट। अब से फॉर एग्जाम्पल मुस्कान काजी जाती है और एक कंपनी बनाती है। से फॉर एग्जाम्पल मुस्कान, आप कंपनी बनाते हो आरओसी बिहार के अंदर। मेरे को एक बात बताओ, आपका नाम कहां लिखा जाएगा? वेयर विल आरओसी राइट योर नेम टू मेक योर कंपनी अलाइव? सर आपके लिए बनता है रजिस्टर ऑफ कंपनी, विच इज मेंटेन्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आइदर इन पेपर फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जब भी एक कंपनी बनती है तो रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्टर के अंदर एंट्री करता है। तो दिस इज रजिस्टर ऑफ कंपनीज मेंटेन्ड बाय रजिस्ट्रार आइदर ऑन पेपर और ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड अंडर दिस एक्ट। जिस किसी कंपनी का नाम इस रजिस्टर में है दैट इज अ वैलिड कंपनी, वो एक लीगली बनी कंपनी है। और मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप कंपनीज एक्ट की बात नहीं मानते तो योर नेम कैन ऑल्सो बी स्ट्रक फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। इसमें से नाम कट जाना यानी आपको पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार दी, ऐसा हो जाता है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, जिस कंपनी का नाम इस यहां पर नहीं है, इस रजिस्टर में नहीं है, समझ लो कंपनी ही नहीं है। दैट कंपनी डजंट एग्जिस्ट, दैट कंपनी डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, ओके चलिए, रिलेटेड पार्टी इज द ओनली डेफिनेशन विच इज लेफ्ट, जिस पे अभी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। मैं आपको एक बाकी सारे डेफिनेशंस पढ़ा देता हूं, उसके बाद हम रिलेटेड पार्टी पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है। रेम्यूनरेशन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पैसा, इट मीन्स मनी। तो इट मीन्स मनी और इन इक्विवेलेंट गिवन और पास टू एनी पर्सन फॉर अ सर्विस रेंडर्ड टू हिम। तो अगर वो आपके लिए कोई काम कर रहा है, उसके बदले अगर आप उसको पैसा दे रहे हो इंक्लूडिंग द परक्विजिट्स, तो उसके हम रेम्यूनरेशन कहते हैं। वोटिंग पावर का मतलब क्या होता है? सर टोटल वोटिंग पावर का मतलब होता है जब आपके कंपनी के सारे मेंबर्स अगर एक साथ आकर वोट करें तो जो टोटल वोट गिरेंगे दैट इज योर टोटल वोटिंग पावर। मतलब इफ ऑल द पीपल हु आर एलिजिबल टू वोट, if they actually do vote, how much total voting can be done is your total voting power.
ठीक है। सो इन रिलेशन टू एनी मैटर मीन्स टोटल नंबर ऑफ वोट्स विच मे बी कास्टेड इन रिगार्ड्स टू दैट मैटर ऑन अ पोल at the meeting of the company if all members thereof or their proxies which have a right to vote on that matter are present at the meeting and they cast their vote। तो किसी भी मैटर पे जितने भी लोग वोटिंग कर सकते हैं, अगर वो सारे के सारे लोग आ जाते हैं और वो वोटिंग करने बैठ जाते हैं, तो जितने वोट कास्ट होंगे वो आपकी कंपनी का टोटल वोटिंग पावर होता है। ठीक है बेटा, मुझे आपकी वेबसाइट नहीं पता चलेगी तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्यों, है ना। आप मुझे वेबसाइट पर बताइए या जहां से भी आपने परचेस किया उनके सपोर्ट में एक बार आप कांटेक्ट करिए। चलिए फिर बात करते हैं नेशनल कंपनी लॉ। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है एनसीएलटी विच इज अंडर सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये आपके सीए फाइनल केस में है, लेकिन आपको एनसीएलटी के बारे में बहुत बार बोला जाएगा। एनसीएलटी इज अ गवर्निंग बॉडी, मतलब ये जो है ना ये ट्रिब्यूनल है। जैसे अब आप देखो, अगर आपका मैं बंटवा मार लूं तो आप मुझे बराबर कोर्ट लेके जाते हो। वैसे अगर कंपनीज एक्ट में कोई लफड़ा होता है या अगर एलएलपी एक्ट में भी कोई लफड़ा होता है तो हम लोग हमेशा एनसीएलटी जाते हैं। तो पहले हम एनसीएलटी जाते हैं, वहां फैसला होता है। अगर आपको वहां के फैसले पसंद नहीं आए तो आप एनसीएलएटी जाते हो, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। अगर एनसीएलएटी का भी फैसला आपको पसंद नहीं आया फिर आप हाईकोर्ट जाते हो। अगर हाईकोर्ट का भी फैसला आपको पसंद नहीं आया फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया तो डूब के मर जाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है, except if it is a capital punishment then you have a right to approach president for relief। बात करते हैं टर्नओवर के बारे में। टर्नओवर, सर टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सर ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइदर बाय सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस और मे बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और ऑन अकाउंट ऑफ सर्विसेज विच आर रेंडर्ड, और समटाइम्स बोथ, आप गुड्स भी दे रहे हो सर्विस भी दे रहे हो बाय अ कंपनी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो आप अगर अपने गुड्स और सर्विसेज और सप्लाई करके जो भी आप ग्रॉस अमाउंट कमाते हो वो आपका टर्नओवर होता है। एंड फाइनली वोटिंग राइट इज अ राइट टू वोट एट द मीटिंग ऑफ द कंपनी। सो जो भी आपके मेंबर्स होते हैं कंपनी के, उन सबको राइट होता है टू वोट एट द मीटिंग ऑफ द कंपनी आइदर बाय देमसेल्फ और बाय प्रॉक्सी और इवन बाय पोस्टल बैलेट। इसे आप वोटिंग राइट कहते हैं। यहां पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, सारे डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाते हैं एक्सेप्ट for two very important definitions। Now this is the most important definition that I am going to teach you right now, and I would request you all to give me undivided attention for next 10 to 15 minutes। अगले 15 मिनट मुझे आप लोगों का एकदम अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो बात, इसके बाद का सब सिलेबस एकदम जबरदस्त है। ये डेफिनेशन पार्ट इतना ही था, हमने सारे डेफिनेशंस पढ़ लिए। अब हमने अच्छे खासा कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठाया है, बेस बैठाया है। अब हम इनकॉर्पोरेशन की तरफ जाएंगे कल से। आज जान लो व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड पार्टी। सबसे पहले हम किसके रिस्पेक्ट में रिलेटेड पार्टी देख रहे हैं? वी आर लुकिंग एट रिलेटेड पार्टी इन रेफरेंस टू अ कंपनी की। एक कंपनी की कौन सी रिलेटेड पार्टी होती है? तो मुझे बताइए, क्या एक कंपनी के लिए खुद उस कंपनी के डायरेक्टर्स रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे? सर ऑफ कोर्स होंगे। सर आप हमारी कंपनी के डायरेक्टर हो, है ना। तो अगर कंपनी और डायरेक्टर में कोई ट्रांजैक्शन है, वो कंपनी का डायरेक्टर, वो कंपनी चला रहा है, तो सर इसमें झोल होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, क्या डायरेक्टर के रिलेटिव्स जो होंगे वो भी कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी हो सकते हैं? जी हाँ। क्यों? क्योंकि जब डायरेक्टर खुद के लिए चीट कर सकता है, वो अपने रिलेटिव, अपने वाइफ वगैरह के लिए भी चीट कर सकता है। अब आप बोलोगे सर ये रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन कौन आता है? आओ पहले वही देख लेते हैं। नीचे आओ, नीचे आओ। रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन कौन आता है? तो एनीवन हु इज रिलेटेड टू अनदर इज कवर्ड अंडर द टर्म रिलेटिव। दे आर फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ के हर मेंबर एक दूसरे के रिलेटिव है। सर ऑफकोर्स तभी तो एचयूएफ में आए ना, ये सब दादा काका मामा ही है, तो बेटे ही है ना, मामा भी नहीं। तो एचयूएफ के हर मेंबर एक दूसरे के रिलेटिव है। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हो, आप एक दूसरे के रिलेटिव हो। और अगर एक बंदा है, उस बंदे के लिए उसके पापा इंक्लूडिंग स्टेप फादर, मम्मी इंक्लूडिंग स्टेप मदर, बेटा इंक्लूडिंग स्टेप सन, डॉटर इंक्लूडिंग स्टेप डॉटर नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? सिर्फ ऊपर वाला जानता है, कोई और नहीं जानता। उसके अलावा बेटे की वाइफ यानी कि घर की बहू और डॉटर का हस्बैंड यानी घर का दामाद, ये भी रिलेटिव में आता है। इतना ही नहीं तो आपके भाई और बहन, वो चाहे सगे भाई बहन हो या स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर हो, ये सब के सब लोग रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं।
ठीक है। मेंबर्स ऑफ HUF, हस्बैंड एंड वाइफ, देन फादर, मदर, सन इंक्लूडिंग स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सन, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, ब्रदर, स्टेप ब्रदर, सिस्टर, स्टेप सिस्टर, ये सब लोग आपके रिलेटिव में आते हैं। सो इफ यू आर कंपनीज डायरेक्टर और हिज रिलेटिव, आप कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी हो। सर क्यों देखना जरूरी है कि कंपनी के रिलेटेड पार्टी कौन है? क्योंकि जब भी कंपनी अपने रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन करती है, वहां झोल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना होता है। इसके सेक्शन है 188 वगैरह जो आपके सीए फाइनल के सिलेबस में आएंगे। ओके सर। सर सिमिलरली केएमपी और उनके रिलेटिव, सर केएमपी बोले तो अरे हौलो, अब तो बताओ केएमपी, सीओएमडी मैनेजर, CS, WTD, CFO, any other officer not below 1 rank, whole time employment, so and so, any other prescribed। तो KMP और उसके रिलेटिव वो लोग भी हमारे लिए रिलेटेड पार्टी है, ठीक है। तो एक बार मैं फटाफट ये रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शंस का आपको लिख रहा हूं। तो रिलेटेड पार्टी मेरे साथ ध्यान से देखना। नंबर 1 ABCD करूं या 1 2 3 4? 1 2 3 4 ही करता हूं, ठीक है। डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स। नंबर 2 की मैनेजरल पर्सनल और रिलेटिव। नंबर 3 अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें हमारे कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर या उनके रिलेटिव इज अ पार्टनर। मतलब ध्यान से देखना, एक पार्टनरशिप फर्म है, इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर पता है कौन है? इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर कौन है? हमारे कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर, और इसको मैं उल्टा लिखता हूं यूजुअली, तो मैं वैसे लिखता हूं, इस फर्म के अंदर हमारे डायरेक्टर, मैनेजर या रिलेटिव इज अ पार्टनर। अब सोचो ना, मेरा कंपनी का डायरेक्टर है, उसने अपनी फर्म बनाई है, ठीक है। तो फर्म तो डायरेक्टर की है, वो फर्म के साथ अगर मेरी कंपनी डील कर रही है तो झोल हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टर मेरे कंपनी में भी डायरेक्टर है और उस फर्म में भी पार्टनर है, तो ही कैन एक्सप्लॉइट बोथ द रिलेशंस एंड देयरफॉर वहां पे झोल हो सकता है। इसलिए मैंने इस फर्म को भी रिलेटेड पार्टी में कैटेगराइज कर दिया। फिर है पॉइंट नंबर 4, सर यू आर अ प्राइवेट कंपनी। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर और मैनेजर और रिलेटिव ये मेंबर है या तो डायरेक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। आप एक प्राइवेट कंपनी हो, आपके प्राइवेट कंपनी में हमारे डायरेक्टर, मैनेजर या रिलेटिव इज अ, ध्यान से देखना, मेंबर ऑब्लिक डायरेक्टर। तो आपकी प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर हमारे भी डायरेक्टर है, या हमारे मैनेजर है, या हमारे डायरेक्टर मैनेजर के रिलेटिव्स है, या हमारे डायरेक्टर मैनेजर रिलेटिव्स आपकी कंपनी के मेंबर है। तो दोनों ही केस में वो आपकी कंपनी और हमारी कंपनी रिलेटेड पार्टी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, पब्लिक कंपनी। अब ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है। पब्लिक कंपनी में बोला है ऐसी कंपनी इन विच डायरेक्टर और मैनेजर इज अ डायरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, इज अ डायरेक्टर एंड होल्ड्स, सिर्फ डायरेक्टर होना काफी नहीं है, एंड होल्ड्स अलॉन्ग विद हिज रिलेटिव, अगर रिलेटिव है तो कितना, मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। आई नो, इसलिए तो मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। एक पब्लिक कंपनी है जिसमें हमारा डायरेक्टर ऑब्लिक मैनेजर जो है वो खुद डायरेक्टर है, इज अ डायरेक्टर, लेकिन इतना काफी नहीं, प्लस होल्ड्स अलोन और along with relatives more than, अब यहां पर एक वर्ड यूज किया है, more than 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। एग्जैक्ट 2% पे देयर विल बी नो रिलेटेड पार्टी, 2% से ज्यादा का होल्डिंग होना चाहिए, इसलिए आप लिखा है more than 2% ऑफ
पेड अप शेयर कैपिटल, 2% of paid up share capital. Point number 6, any body corporate on whose board of directors, managing directors or manager is accustomed to act in accordance with ADI, advice direction instruction of director or manager. ठीक है, ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं. एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, जिसके डायरेक्टर्स, तो ऐसा मैं लिखता हूं, एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज, मैंने क्लियरली यहां पे हुज लिखा तो मैं इसकी बात कर रहा हूं. एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, हुज डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर are accustomed to act as per ADI, यानी कि एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर मैनेजर और डायरेक्टर, आवर डायरेक्टर और मैनेजर. मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारी कंपनी का नाम है AB लिमिटेड, ठीक है. हमारे कंपनी का डायरेक्टर है मिस्टर ए, ठीक है. एक कंपनी है AQR इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है. दिस इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है. इस बॉडी कॉर्पोरेट का एक मैनेजर है, उसका नाम है मिस्टर क्यू, ठीक है. मिस्टर क्यू को आदत है कि जो भी मिस्टर ए कहेगा उसे वो आंख बंद करके सुनता है. मतलब मिस्टर क्यू डज वॉट एवर मिस्टर ए आस्क्स. मतलब हमारी कंपनी के डायरेक्टर के इशारों पे इस बॉडी कॉर्पोरेट का मैनेजर नाचता है. तो मैं कहूंगा AB लिमिटेड एंड AQR इनकॉर्पोरेशन आर रिलेटेड पार्टीज अकॉर्डिंग टू 6th पॉइंट. दे आर रिलेटेड पार्टी अकॉर्डिंग टू द 6th पॉइंट. समझे क्या? अब आप ऐसे हर जगह पे डायरेक्टर डाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल AQ लिमिटेड का डायरेक्टर है A, तो A इज अ रिलेटेड पार्टी, A के रिलेटिव भी रिलेटेड पार्टी है. AQ लिमिटेड का KMP है मिस्टर क्यू, तो मिस्टर क्यू इज अ रिलेटेड पार्टी, क्यू के कोई भी रिलेटिव है तो वो भी रिलेटेड पार्टी. कोई फर्म है ABC एंड एसोसिएट्स, उस फर्म के अंदर हमारे कंपनी का डायरेक्टर पार्टनर है, गया. प्राइवेट कंपनी, हमारे कंपनी का डायरेक्टर मैनेजर रिलेटिव प्राइवेट कंपनी में आइदर मेंबर है या डायरेक्टर है, गया रिलेटेड पार्टी. पब्लिक कंपनी है जिसमें हमारे कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर उस पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर है और साथ में अकेले या रिलेटिव के साथ 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग रखते हैं पेड अप शेयर कैपिटल में, रिलेटेड पार्टी. कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके डायरेक्टर मैनेजर या MD हमारे कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर्स के इशारों पे नाचते हैं, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट और हमारी कंपनी भी रिलेटेड पार्टी है. नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7. सर जैसे हम हमारे इशारे पे लोग नाचते हैं, हो सकता है ना हम भी किसी के इशारों पे नाचते हो. तो लॉ कहता है एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टर और मैनेजर इज अकस्टम्ड टू एक्ट. मतलब कोई और बंदा जिसके इशारों पे हमारे कंपनी के डायरेक्टर नाचते हैं वो भी रिलेटेड पार्टी में आ जाता है. जैसे यहां पे लिख देना एनी पर्सन on whose ADI our director or manager are accustomed to act. यानी ऐसा कोई भी बंदा, एनी पर्सन लिखा है, कोई बॉडी भी नहीं लिखा, एनी पर्सन, वो ह्यूमन भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसके इशारों पे हमारे कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर नाचते हैं, तो वो भी हमारे लिए रिलेटेड पार्टी हो गया. फिर आता है पॉइंट नंबर 8, ठीक है. हाँ, अब जितना भी यहां पे मैंने एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन बोला है, याद रखना इस सब में प्रोफेशनल कैपेसिटी नहीं आती. तो एनी एडवाइस गिवन इन प्रोफेशनल कैपेसिटी विल नॉट बी काउंटेड इन दिस पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट ऑफ सच कंपनी, इसको स्टार कर दो, पहले तो लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखो आस्क्ड इन एग्जाम्स मल्टीपल टाइम्स.
इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान देना। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो हमारी होल्डिंग हो, हमारी सब्सिडियरी हो, हमारी एसोसिएट हो, ठीक है। सेकंड हो सकता है वो एक सब्सिडियरी है ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच वी आर ऑल्सो सब्सिडियरी, इसको बोलते हैं फेलो सब्सिडियरी। कजिन सब्सिडियरी। और अगर आप इन्वेस्टिंग कंपनी हो या वेंचर कैपिटल फंड हो तो भी आप हमारे लिए रिलेटेड पार्टी हो जाते हो। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ये, एनी कंपनी विच इज नंबर 1 होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट फेलो सब्सिडियरी और इन्वेस्टिंग कंपनी जो हमें पैसा इन्वेस्ट करती है। अब एक बात बताओ, फेलो सब्सिडियरी समझा क्या कि मैं एक बार एक्सप्लेन करूं आपको? मैं आपको फेलो सब्सिडियरी एक्सप्लेन करता हूं। फेलो सब्सिडियरी को यह भी कहा जाता है क्या? सब्सिडियरी टू अ होल्डिंग कंपनी टू विच वी आर ऑल्सो सब्सिडियरी। ठीक है, चलिए बात करते हैं फेलो सब्सिडियरी की। से फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसके 2 सब्सिडरीज है, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट पॉइंट, ये दिख रहा है ना, ये इस पॉइंट को अगर ध्यान में रखते हैं तो ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टीज। क्यों? बिकॉज बी लिमिटेड इज सब्सिडरी, ए लिमिटेड इज होल्डिंग। और यही सेम पॉइंट अगर आप पढ़ते हो तो ए लिमिटेड एंड सी लिमिटेड आर ऑल्सो होल्डिंग एंड सब्सिडरी, बराबर, एंड देयरफॉर दे आर ऑल्सो रिलेटेड पार्टी। बट व्हाट इज द रिश्ता बिटवीन बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड? क्या बी और सी एक दूसरे के होल्डिंग है? नहीं। एक दूसरे के सब्सिडियरी है? नहीं। एक दूसरे के एसोसिएट है? नहीं। क्या ये इन्वेस्टिंग कंपनी है? नहीं। तो ये है कौन? सर ये एक दूसरे के फेलो सब्सिडियरी है। मतलब सी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी टू अ कंपनी टू विच बी लिमिटेड इज ऑल्सो सब्सिडियरी। मतलब ये लोग कजिन है एक दूसरे के। दे बोथ आर सब्सिडियरी ऑफ वन कंपनी and therefore they are called fellow subsidiaries. तो fellow subsidiary मतलब a subsidiary of a holding company to which I am also subsidiary. ठीक है, इसीलिए बी लिमिटेड और सी लिमिटेड सेकेंड पॉइंट के हिसाब से रिलेटेड पार्टी हो जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से नहीं। फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से ए और बी और ए और सी होंगे, लेकिन बी और सी रिलेटेड पार्टी बनता है ये सेकेंड पॉइंट के हिसाब से, विच इज फेलो सब्सिडियरी। समझे क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सिडियरी वाला पार्ट है, एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, पहले कंसेप्ट और एक्सेप्शन भी समझ लो, इसमें एग्जम्पशन भी है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचरर ऑफ कंपनी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी वुड रिजल्ट इनटू कंपनी बिकमिंग एसोसिएट कंपनी। मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 20% इन्वेस्ट करेगी तो इन्वेस्टिंग कंपनी मानेंगे। और सच अदर पर्सन एज मे प्रिस्क्राइब, अदर पर्सन अभी एक प्रिस्क्राइब जो है वही है, अदर पर्सन में भी क्या प्रिस्क्राइब्ड है वही आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल देखना और इस एग्जाम्पल को इंपॉर्टेंट मार्क करना, ध्यान से एग्जाम्पल समझना। XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 सब्सिडियरीज, Y प्राइवेट लिमिटेड एंड Z प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल है, इसके आगे एक ही पॉइंट था, एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड। पॉइंट नंबर 9 अदर प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 9 हो गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक कंपनी है, बोले उसका नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड के 2 सब्सिडियरी है, Y प्राइवेट लिमिटेड, Z प्राइवेट लिमिटेड। Z प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, 2 कंपनीज है, सब्सिडियरीज है। हियर एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 76 सब क्लॉज 8 सब क्लॉज बी। सेक्शन 2 क्लॉज 76 सब क्लॉज 8 सब क्लॉज बी, Y प्राइवेट लिमिटेड एंड Z प्राइवेट लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टीज, बराबर। आप देखना ये 3 पॉइंट दिए ना, A, B और C। पॉइंट नंबर बी के हिसाब से फेलो सब्सिडियरीज जो होते हैं, फेलो सब्सिडियरीज एक दूसरे के रिलेटेड पार्टी होते हैं।
अब ये दोनों फेलो सब्सिडरी है ना, तो सेक्शन 276(8) बी के हिसाब से वाई प्राइवेट लिमिटेड, जेड प्राइवेट लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टीज। ये दोनों जो है ये रिलेटेड पार्टीज हो जाते हैं एक दूसरे के। अच्छा, ये लोग भी रिलेटेड पार्टियां, एक्स वाई जेड और वाई, ये लोग भी रिलेटेड पार्टी है, ये भी रिलेटेड पार्टी है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 276(8) ए के हिसाब से, ठीक है, ये बी के हिसाब से, ये ए के हिसाब से। सिमिलरली ये दोनों भी रिलेटेड पार्टी है, अगेन सेक्शन 276(8) ए के हिसाब से, बराबर, और ये दोनों है बी के हिसाब से। अभी एग्जाम्पशन है इसमें, अभी रुको। अब लॉ कहता है हाउएवर, यहां पे एग्जाम्पशन देखना, हाउएवर एज पर नोटिफिकेशन डेटेड 5 जून 2015, ध्यान से पढ़ना ये लाइन, क्लॉज 8 शैल नॉट अप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू 188 टू अ प्राइवेट कंपनी। बोल रहा है क्लॉज जो है 8, ये 188 सेक्शन के लिए प्राइवेट कंपनी का अप्लाई नहीं होता। अब अगर ये क्लॉज प्राइवेट कंपनी के लिए अप्लाई नहीं होता तो फिर इसका मतलब यहां पे कोई भी एक दूसरे की रिलेटेड पार्टी नहीं होते, मतलब देयरफॉर वाई प्राइवेट लिमिटेड एंड जेड प्राइवेट लिमिटेड आर नॉट रिलेटेड पार्टीज। हाउएवर if Y private limited and Z private limited have common directors, then they will be deemed to be related parties because of section 276(4). common directors है तो फिर तो अलग बात होगी, तो फोर्थ पे चले गए, directors है अगर सेम तो। now suppose XYZ limited a public company has two subsidiary Y private limited Z private limited। अब वो बोल रहा है देखो नोटिफिकेशन 2015 की वजह से, 2015 के नोटिफिकेशन की वजह से हमने कहा कि जो क्लॉज 8 है ये प्राइवेट कंपनी पे लगेगा ही नहीं। अगर ये प्राइवेट कंपनी में नहीं लगता तो मैं यहां पे ये मिटा देता हूं और मैं आंसर हटा दूंगा, मैं ये मिटा दूंगा, ये सब मैं बोलूंगा भाई ये प्राइवेट लिमिटेड पे लगता ही नहीं है ये सब 2015 के बाद। एंड देयरफॉर अगर मुझसे आप रिश्ता पूछोगे तो मैं कहूंगा नो रिलेटेड पार्टी, नो रिलेटेड पार्टी कहूंगा, देयर इज नो रिलेटेड पार्टी, ये भी हटा दूंगा मैं, नो रिलेटेड पार्टी, इनमें से कोई एक दूसरे के रिलेटेड पार्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा क्लॉज 8 जो है 276(8) वो प्राइवेट कंपनी पे लगता ही नहीं, तो ये रिलेटेड पार्टी नहीं। तो बोलता है ठीक है मैं एक चेंज करता हूं। बोले क्या? मैं ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड की जगह मैं इसको XYZ लिमिटेड बना देता हूं। अब मैंने कहा भाई अब अगर तू इसको XYZ लिमिटेड बना देगा, अब ध्यान से सुनना, अब अगर ये XYZ लिमिटेड बन जाएगा तो ये तो प्राइवेट कंपनी नहीं है। और रही बात ये Y प्राइवेट लिमिटेड और Z प्राइवेट लिमिटेड की, तो सर एनी कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी एंड देयरफॉर ये दोनों भी पब्लिक कंपनी हो जाएंगे, यानी कि इनको प्राइवेट कंपनी का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। देयरफॉर इन दोनों के बीच का रिश्ता रहेगा 276(8) बी रिलेटेड पार्टी, और इन दोनों के बीच का रिश्ता रहेगा 276(8) ए रिलेटेड पार्टीज। तो सर इन लोग को अब रिलेटेड पार्टी मैंने बोल दिया क्योंकि यहां पे XYZ लिमिटेड हो गया। अब वो लिमिटेड है और ये प्राइवेट कंपनीज विच आर सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी आर डीम्ड पब्लिक कंपनी, देयरफॉर उनको भी प्राइवेट कंपनी के एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगे, दे ऑल विल बी रिलेटेड पार्टी। बोलता है नाउ सपोज XYZ Limited, a public company, has two subsidiaries Y and Z. Here, as per section 2 clause 71, a private company which is a subsidiary of a public company will be deemed to be the public company, and therefore Y and Z Private Limited will not be eligible to avail the exemption given in 2015, and therefore as per 276(8)(b, Y and Z Private Limited will be related parties. In addition, XYZ Limited will also be related party as per 276(8)(a. तो ये एग्जाम्पशन प्राइवेट कंपनी को ही मिलता है और किसी को नहीं। विद दिस वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी। ठीक है, आपसे निवेदन है अब एक काम करना, एक बार ये पूरे के पूरे डेफिनेशंस गो थ्रू करना। अब प्रिलिमिनरी के जितने भी क्वेश्चंस है आपकी किताब में, आपको ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये लो, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 3 मार्क का है। यहाँ पे लिख, जिसके पास बुक नहीं है भाई करके रखना, लेकिन इसको आपको सॉल्व करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व तो आपको सारे ही क्वेश्चंस करने हैं, बट जो मैंने अभी करा उसको आपको पहले सॉल्व करना है, बाकी ट्राई करना है कि सब कुछ सॉल्व कर लो आप। एक ये वाला भी कर लेना, MTP 24 वाला इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्वेश्चन नंबर 18 को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस अब आपको सारे खत्म करने हैं, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करना है आपको। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ये प्रैक्टिस बुक में से आपको पूरे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट वाले अभी और मार्क करा दिया, मैंने मैक्सिमम होमवर्क दे दिया है। कुछ एक दो जो क्वेश्चंस रिपीटेड बचे हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन आप गो थ्रू कर लोगे तो भी चलेगा, बट आपका ये होमवर्क है, आज आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर विच इज incorporation of companies and matters incidental thereto. Thank you so much for your time. God bless you all. Lots of loves in the next one. Bye everyone. Take care. Thank you so much. Bye bye.